पीपीटी विजिबल है? सर मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, आई विल लीव क्लास एंड आई कांट सी मैम प्रॉपरली। इट्स फाइन। दिख रहा है मैम, दिख रहा है स्क्रीन आपको। ओके, सो क्लास स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने विजयनगर अंपायर तक पढ़ लिया था। उसी के साथ साथ एक कंटेम्प्रेरी में उसके साथ साथ एक और अंपायर है जिसको हम लोग बहामनी किंगडम कह रहे हैं। तो आपको इससे बहुत कुछ तो नहीं आता, बट इतना सा याद रख लो कि हसन गंगू जो थे वो उसके फाउंडर थे। ठीक है, अलादीन हसन गंगू करके बोलते हैं उनको, उसके फाउंडर थे। और ये पहला मुस्लिम किंगडम है साउथ में। साउथ में अभी तक कोई मुस्लिम किंगडम ऐसे इंटायरली नहीं हो, ये पहला मुस्लिम किंगडम है जो साउथ में स्टैब्लिश होगा। इनका जो टाइम पीरियड अगेन मोहम्मद बिन तुगलक के साथ का है एंड द कैपिटल इज द गुलबर्ग। ये आप लोग को याद रखना है, बस दिस इज द थिंग जो आप लोग को इसमें याद रखना है। मुझे नहीं लगता कि इससे आप लोग को बहुत ही ज्यादा सवाल बनने वाले हैं। ऐसा कुछ 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 देखो, इनका ना ये स्टार्टिंग में एक किंगडम होते हैं, फिर धीरे धीरे करके ना इनमें स्प्लिट होती है। ऑब्वियसली इतना बड़ा किंगडम है, कुछ टाइम के बाद अपने आप में लड़ाई चालू हो जाती है, तो ये लोग स्प्लिट हो जाते हैं। एंड विजयनगर अंपायर से इनका पूरे टाइम जो है 36 का आंकड़ा रहेगा, पूरे टाइम उसी से लड़ते हैं, क्योंकि वो दोनों साथ साथ के अंपायर है और दोनों उनके जो बॉर्डर्स है वो शेयर करते हैं। तो वो जो गोदावरी वाला जो बेल्ट है और तुंगा वाला जो बेल्ट है, उसके लिए वो लोग जो है हमेशा लड़ते रहेंगे एक दूसरे, क्योंकि रिसोर्स जो आपका डुआब लैंड होता है, जो वाटर होती है, वो आपकी बहुत बड़ी रिसोर्स होती है। तो उसके लिए आज भी लड़ाई हो रही है ना, आज भी इंडस वाटर ट्रीटी है। आप लोग, हाँ आप लोग इंडस वाटर ट्रीटी प्लीज एक बार पढ़ के जाना। 10 साल काफी इस टाइम पे न्यूज में रही है। ठीक है, तो द लास्ट किंग, आई डोंट थिंक सो कि नेसेसरी, आपको नहीं याद रहता कोई बात नहीं, मत याद रखो। इसको याद रखो जो मैंने बोल्ड में लिखा है, दैट इज अहमदाबाद को कौन चला रहा था। जो अहमदाबाद का जो रूलर था, जब बहामनी किंगडम स्प्लिट होती है ना, तो इसके सारे रूलर्स होते हैं। तो आपको बस ये याद होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि सब लोग शाही 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 डायनेस्टी वाले, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट बिदार का आपको याद हो जाता है। बिदार इज अ प्लेस, उसका जो है बरीद शाही नाम के रूलर थे वहां पे। बिरार के इमाद शाही, बीजापुर के आदिल शाही। आदिल शाही जो है ये हमेशा आपको जो है वो दिखाई देंगे बहुत जगह पे हिस्ट्री के अंदर। एंड गोलकोंडा कुतुब शाही, एंड अहमदाबाद के निजाम शाही। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको बस याद रखना है, कि दैट वहां से आपका फिर निजाम वगैरह आपको सुनाई देता है कि हाँ उधर निजाम थे और ये थे। तो ये वहां से चीजें चल रही है, इससे ज्यादा और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। और आई डोंट थिंक सो कि इससे सवाल आएगा। बहुत आया तो सम टाइम ऐसा हो सकता है कि मैच द कॉलम में पूछ ले कि दीज आर व्हाट द थिंग्स, लाइक ये अहमदाबाद के कौन थे, बीजापुर के कौन थे, बिरार के कौन थे, ऐसे पूछ सकते हैं। उससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेंगे। जो इम्पोर्टेंट है दैट इज मराठा किंगडम। लास्ट दिस ईयर न्यूज में पूरे टाइम मराठा किंगडम रहा है, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। और ये हिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम है मराठा किंगडम। अगेन जो छत्रपति शिवाजी हैं उन्होंने स्टार्ट करा, एंड इट्स अराउंड 17th सेंचुरी, 1630 के आसपास स्टार्ट हुआ। तो उस टाइम पे बीजापुर में मुगल्स रूल कर रहे थे। तो मुगल्स को चैलेंज करने के लिए, और मुगल और बीजापुर को, दो लोगों को चैलेंज करने के लिए ये जो है छत्रपति शिवाजी चैलेंज करते हैं और ये अपना एक स्टेट बनाते हैं। तो इनका ये मानना था कि दैट इज हिंदावी स्वराज, इज लाइक दैट इज समथिंग कि हम खुद से रूल करेंगे। स्वराज ना, जो स्वराज जो हमने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा था, ऐसा ही स्वराज है। बट दिस स्वराज इज नॉट लाइक दैट स्वराज, वो आज की मॉडर्न कंसेप्ट वाला स्वराज है। ये वाला स्वराज वो राजा वाला स्वराज है, कि हमारी लैंड है तो हम करेंगे ना इस पे रूल। बाहर से लोग आकर के क्यों रूल कर रहे हैं, हम लोग इस पे रूल करेंगे। तो ऐसा बोला जाता है कि इनिशियली वो मराठा, जो अभी महाराष्ट्र वाला पोर्शन है, वहां पर जो मराठी लोग हैं, मराठी जो आज भी मराठी बोलते हैं, तो वहां पे ये लोग थे। फिर धीरे 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 करके ये लोग जो है बहुत एक्सटेंड होते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सटेंड होते हैं। एक टाइम ऐसा होता है कि कुछ टाइम के लिए इन लोगों ने दिल्ली तक का, दिल्ली वैसे बहुत ही कम टाइम के लिए था, तो दिल्ली तक अपना एक्सपेंशन कर लिया। तो दीज आर द थिंग। और इनकी जो कोरोनेशन स्टोरी है वो थोड़ी सी बहुत इंटरेस्टिंग है, कि उनको टीका जो है वो सर से लगाया जाता है। तो थोड़ा सा ये काफी लंबी स्टोरी, आई विल टेल यू सम अदर्स डे।
जो शिवाजी हैं उनको छत्रपति का टाइटल मिलता है रायगढ़ फोर्ट में जो है उनका एक, फिर उसके उनके बाद उनका कोरोनेशन होता है, फिर वो स्टार्ट, कोरोनेशन इज समथिंग जो आपको राज वो होता है ना तिलक, दैट इज द कोरोनेशन। ठीक है, तो वहां पे रायगढ़ फोर्ट में होता है। फिर ये अपना कैपिटल भी ना रायगढ़ को बनाएंगे, रायगढ़ को अपना कैपिटल बनाते हैं। अगेन आई एम सेइंग कि पॉलिटिकल हिस्ट्री इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, द सेम टाइम ये लोग आपसे पॉलिटिकल हिस्ट्री कभी नहीं पूछने वाले हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री वाला टाइम जो है वो जा चुका है। तो इट्स अ बेसिक आइडिया कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कौन कौन थे, इनके बेटे कौन थे, लाइक बेटे कौन थे, राजा राम कौन थे, शिवाजी कौन थे, बस इतना। अगर आपको शिवाजी सेकेंड, शाहू जी कौन थे, दिस इज द बेसिक थिंग। अगर आप लोग एक बार को चार्ट भी देख लोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी सी ना डिफरेंट है, किससे, उस टाइम पे जो मुगल रूलर थे उनसे डिफरेंट है। देखो ये किंगडम साउथ में है, तो ये कहीं ना साउथ की बातें को थोड़ा ज्यादा ध्यान में रखेंगे कि साउथ में और अब नॉर्थ में रूल करना अलग अलग, क्योंकि दोनों की ज्योग्राफी अलग है, दोनों की जमीन अलग है, दोनों के पहाड़ अलग है, तो एवरीथिंग इज डिफरेंट। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। एंड एक चीज मैं चलो मैं इनका एडमिनिस्ट्रेशन शॉर्ट नोट्स ऑफ दैट इज शिवाजी महाराज। तो बैटल ऑफ प्रतापगढ़ होती है जिसमें अफजल खान होता है बीजापुर, उसको हरा करके आप जो है, जो शिवाजी महाराज है वो एकदम मराठा एम्पायर को स्टैब्लिश करते हैं। धीरे धीरे करके मराठा एम्पायर बढ़ेगा। देखो मराठा एम्पायर के लिए बोला जाता है, सम हिस्टोरियंस से दिस इज द रॉबर स्टेट, मतलब वो क्या करते थे, लूटपाट मचाते थे, मतलब एक स्टेट को लूटा फिर वहां से पूरा लूट कर लेकर आए। उनका स्टार्टिंग से ना थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन पे थोड़ा कम ध्यान था। आई एम नॉट सेइंग कि ध्यान नहीं था, क्योंकि अभी मैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाऊंगी, एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा था, बट इतना नहीं था जितना मुगल का स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन था। दे हैव एडमिनिस्ट्रेशन बट समटाइम सम हिस्टोरियन सेज कि उनकी जो है रॉबर स्टेट था, दूसरे स्टेट में जाके लूटा, वहां से वेल्थ लेकर आए, उसको एक दूसरे में बांट दिया। तो आप बांट दे रहे हो, आप ना इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप बांट दे रहे हो, तो उसमें आपकी क्या होती है कि रेवेन्यू का आपका लॉस हो जाता है। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि जब शिवाजी मराठा किंगडम जब डिक्लाइन हुआ, तो उसका एक रीजन ये बताया जाता है कि इनकी जो रेवेन्यू सिस्टम थी वो अच्छी नहीं थी। तो एक रेवेन्यू सिस्टम ये होता है, दूसरा मिलिट्री लॉस बहुत ज्यादा होता है, दूसरा होता है कि मुगल्स जो है उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली लड़ रहे होते हैं, तो दिस इज कि इस वजह से ये वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। दीज आर द रीजन। तो इनके बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं। एक चीज जो इनकी जो यूनिक बोली जाती है, 3-4 चीजों के लिए आपको ना मराठा किंगडम में से चमकता हुआ नजर आएगा। गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है, उसको गमनी कावा भी बोलते हैं, अच्छा आई थिंक इट्स अ मराठी वर्ड। तो ये जो वॉरफेयर होता है उसमें क्या होता है कि छुप के वॉर करते हैं। ठीक है, छुप के आप वॉर करते हैं, तो आपने ऐसे एक झाड़ के पीछे छुप के बैठे हैं, वैसा भेष लेकर के बैठे हैं, आया तो अटैक किया, नट सामने से अटैक नहीं होता। तो इसमें ये लोग बहुत ही ज्यादा फेमस थे, और मुगल को ये चीज नहीं आती थी। तो ऐसा स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि मुगल इनसे हारने लगे थे क्योंकि उनको नहीं आता था, और वहां की टोपोग्राफी ऐसी थी, चारों तरफ पहाड़ है, तो वो कहीं पे भी छुप के बैठ जाते थे और वहां से वॉर करते थे। तो इसके लिए ये लोग बहुत फेमस, एंड ऐसा बोला जाता है कि सबसे जो बेहतरीन स्ट्रैटेजी थी इनकी वो गुरिल्ला वॉरफेयर थी। और इनके पास नेवी, ऑब्वियसली आप देखो कि मराठा किस साइड है, आपको इस साइड आपको ओशन दिख रहा है, नदी दिख रही है, ठीक है, तो वहां पे नेवी रहेगी ना। आप देखो जो भी नॉर्थ के स्टेट है उन्होंने नेवी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, साउथ के स्टेट नेवी बना रहे हैं। 2 रीजन है, एक तो ट्रेड करना है, और दूसरा कि आपको सपोर्ट मिल सकता है ना, आप नेवी से भी लड़ोगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा। तो कान्होजी आंग्रे करके हैं, वो उनको ऐसा बोला जाता है कि वो जो नेवी के हेड थे, उनके पास सबसे ज्यादा अच्छी नेवी आर्मी थी, और मिलिट्री में उनके लिए बोला जाता है कि वो सबसे बेहतरीन कमांडर थे। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है शिवाजी ने बहुत उसको अच्छे से स्टैब्लिश किया। अब क्या है, देखो मिडिवल हिस्ट्री हम लोग पढ़े हैं, तो एवरीवेयर आप कहीं पे भी कुछ भी पढ़ोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा कि राजा इज द सुप्रीम, है ना। राजा जो है वो सेंट्रलाइज्ड होगा, एकदम सेंट्रलाइज्ड पावर लेकर के बैठेगा कि नहीं, आई एम द, जो मुझे बोलना है वही मैं बोलूंगा, ठीक है, जो मेरा जो मर्जी है वो चलेगा। लेकिन उसने क्या बोला कि नहीं, देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, मतलब हमें सपोर्ट करने के लिए, बताने के लिए एक्सपर्ट होंगे ना, कि हाँ जो फाइनेंस का एक्सपर्ट है वही तो बताएगा राजा को कि हाँ तुम्हें इतना बजट बनाना है, होम अफेयर्स वाले एक्सपर्ट। तो ऐसे करके आपने क्या किया, 8 मिनिस्टर को अपने काउंसिल में रखा, तो उसी को हम लोग बोले अष्ट प्रधान। प्रधान मतलब मंत्री होता है, अष्ट मतलब आपका 8 होता है, तो अष्ट प्रधान। ज्यादातर सवाल आता है कि अष्ट प्रधान किससे रिलेटेड है, बहुत इजी सवाल बनता है, तो ये बोलते हैं कि अष्ट प्रधान किससे रिलेटेड है, तो आप गवर्नेंस से बोलोगे।
ठीक है, इसमें 8 लोग थे, जिसमें कि जो 6 लोग थे उसको किसी भी टाइम पर अगर वॉर हो रही है, अगर बैटल हो रही है, सॉरी बैटल इज द राइट टर्म, अगर बैटल हो रही है तो इन लोगों को जाना पड़ जाएगा। ठीक है, अगर राजा बुलाता है कि आप लोग को लड़ना है, लेकिन सिर्फ 6 लोगों को, 2 लोग ऐसे थे जिनको बोला कि नहीं तुम क्या करोगे, तुम्हें तो नहीं आता। उसमें एक जस्टिस जो प्रोवाइड करता था, न्यायाधीश वो था, और पंडित राव थे जो कि रिलीजियस जो पाठ पूजा ये सब थे वो थे। 2 लोग ये लोग जो वॉर में कभी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे जब सवाल बनना स्टार्ट होंगे, क्योंकि अष्टप्रधान बहुत कॉमन हो चुका है, पूछ के थक चुके हैं, तो अब यही पूछेंगे कि अष्टप्रधान में से कौन से लोग नहीं जाएंगे वॉर में। ऐसा एक्सेप्शन है कि वो 2 नहीं जाएंगे, बाकी सब लोग जाएंगे। तो आप ऐसे थोड़ा सा देख लेना। अब रेवेन्यू सिस्टम भी इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमने मॉडर्न में पढ़ी है रैयतवारी सिस्टम, तो रैयतवारी सिस्टम आपको यहाँ पे नजर आएगी इस टाइम पर। हमने वहां पे भी रैयतवारी सिस्टम पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी एरिया में रैयतवारी जो थी वो अच्छे से काम कर पा रही थी। 2 तरह के टैक्स हैं, मैं तो आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। एंड कुछ कुछ जो ट्रीटीज हैं, देखो मैं ट्रीटी ऐसा बोलूंगी कि मराठा के लिए ये वाली बैटल इज नॉट इम्पोर्टेंट। मराठा के लिए मॉडर्न हिस्ट्री में मैं आप लोग को एक दिन बाद में क्लास लूंगी, मैं उसमें आप लोगों को ये जो सारी ट्रीटीज हुई है ना, मतलब ब्रिटिश में और एंग्लो मराठा जितनी भी ट्रीटी हुई है, सारे जितने भी बैटल हुए हैं उस टाइम पर, वो मैं आप लोगों को कवर करूंगी। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिव इसके मॉडर्न इस वाले बैटल्स की, क्योंकि बैटल से मुझे कभी सवाल नहीं दिखाया आरसीए में, और अब यूपीएससी भी नहीं पूछती है। तो आप क्या ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। तो अब क्या किया, देखो अभी कोई भी जो है, जो शिवाजी महाराज थे वो ना अपनी जो पूरी पूरी जो उनका एम्पायर है उसको 2 भागों में बांट के रखा। एक को बोलते थे कि ये हम, आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक, तो उसको 2 भागों में बांट के रखते थे, बोलते थे एक इज स्वराज एंड दूसरा इज कादम करके नाम था, तो वो बोलते थे 2 भागों में बांट के रखते। अब क्या है, आप कहीं पे भी देखोगे तो विलेज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, है ना, आज भी विलेज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। आप आज की भी पॉलिटी पढ़ते होगे तो आपको दिखता होगा कि विलेज स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो वहां पे जो विलेज में कुछ कुछ लोग हैं जो इंपॉर्टेंट है, आप अभी भी मराठी लोगों के नाम सुनोगे या फिर जो मराठा से आता है, तो आपको हमेशा एक चीज, ये सारे आपको टाइटल समझ में आएंगे। देश पांडे उधर के लोग होते हैं, ठीक है, पाटिल उधर के लोगों की टाइटल होती है। तो ये सब चीजें आज, मतलब वो एक टाइम पर वो लोग रहे हैं, तो आज भी वो टाइटल है उनके नाम में। तो पाटिल देश पांडे, ये क्या था कि जो ये लोग विलेज के एकदम ऐसे बोलो जैसे चौधरी टाइप हेडमैन थे, और जो लॉ है, जो भी नियम कानून है, रेवेन्यू कलेक्शन है, ये इनका काम है। किसका काम है? देश पांडे और रेवेन्यू और पाटिल का। इन लोगों का काम है कि आप गांव के अंदर कानून देखोगे और रेवेन्यू जितना कलेक्शन होगा आप वहां से देखोगे। अगेन द इम्पोर्टेंट इज कुलकर्णी, क्योंकि आप नाम से गैस नहीं कर पाते। देश पांडे से वी कैन एबल टू गेस इट कि चलो ठीक है होगा कोई, मतलब विलेज हेडमैन टाइप होगा, तो हम उसको कर सकते हैं। कुलकर्णी इज समथिंग जो हम नहीं कर पाएंगे गेस। तो कुलकर्णी वो है जो अकाउंट्स देख रहा है ना, जो हिसाब रख रहा है सारी चीजों का विलेज के अंदर। कोतवाल अगेन हमारे यहाँ पे भी यूज होता है कि हाँ कौन है भैया कोतवाल, पुलिस वाला, म्युनिसिपल ड्यूटीज ये सब देख रहा है ना, पुलिस टाइप पर्सन कोतवाल है। तो अभी देखो, अभी क्या है कि ये लोग देखो जो मराठा थे ना, ये हिंदू, इनका जो बेस था, वो चीजें जो चलाते थे वो हिंदू राज्य के नाम पे चलाते थे। हिंदू राज इज समथिंग नॉट लाइक दैट कि हाँ मतलब हिंदू ही रहेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। तो इनका ये मानना था कि जो नियम कानून है वो जो हमारे लॉ हैं, जो हिंदू लॉ हैं उसके हिसाब से चलेंगे। जो एंशियंट हिंदू लॉ हैं, जो वैदिक के टाइम पे थे, जो ओरिजिनल हिंदू लॉ हैं उसके हिसाब से चलेंगे। बट अगर विलेज पंचायत आपस में मान जाती है, ठीक है, एक दूसरे में डिस्प्यूट सॉल्व कर लेती है, तो हम वो कानून नहीं लगाएंगे। ठीक है, विलेज में थोड़ा सा छूट दे दिया कि देखो तुम लोग क्या फालतू में इधर उधर करोगे, लॉ कानून करोगे, अपने आप में चुपचाप से सॉल्व कर लो। तो इस तरह से विलेज का कानून चलता था। बाकी हर जगह पर अगर आपसे सवाल आता है तो वो एंशियंट हिंदू लॉ को फॉलो करते थे। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली शिवाजी महाराज के माना था, और ऑब्वियसली सब लोग अपने आप को ही अपना ही रिलीजन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से था। अब देखो इनको समझ में आ रहा था इस टाइम पे कौन है, इस टाइम पे आपके औरंगजेब आ चुके हैं। औरंगजेब की किंगडम जो है फैली तो बहुत, एक्सपैंड तो बहुत हुई थी, बट औरंगजेब की किंगडम धीरे धीरे करके जो है वीक होने लगी थी। ठीक है, धीरे धीरे करके वीक होने लगी थी। तो
वीक होने का रीजन समटाइम लोग बताते हैं कि इन्होंने बहुत ज्यादा जमीन देना स्टार्ट करा, बहुत ही ज्यादा जमीन, इतनी ज्यादा जमीन देना स्टार्ट करा कि जो है जागीर बांटने लगे एक को, कि हाँ लो तुम्हें तुम्हें जमीन, तुम्हें ठीक है तुमको रूल करना है वहां से, लो तुम ये वाली जमीन जमीन रख लो, लेकिन चुप रहो, लड़ना मत, ठीक है। तो इसने बोला कि नहीं, ये जो है ना, इससे राजा की जो पावर है ना वो कम हो रही है। तो उसने जितनी भी आपको दारी वाली सिस्टम नजर आई है, पहले जमींदारी, इक्तादारी, जागीरदारी, एवरीथिंग ये खत्म कर देगा। बोलेगा नहीं, मेरे को ये लैंड किसी को बांटना ही नहीं, मेरे को लैंड ऐसे किसी गवर्नर को उठा के नहीं देना। बोलेगा जितनी भी लैंड है वो मेरे पास रहेगी, एंड आई विल डिसाइड कि मैं लैंड किसको दूंगा। तो ये जो गवर्नर को देना, ये जो जागीरदारी जमींदारी सिस्टम चल रहा था, ये बंद करवा देता है, ठीक है। बोलता है कि नहीं, मैं किसी को लैंड नहीं दूंगा। इंस्टेड ऑफ दैट ये बोलता है कि मैं जो हूँ, मैं आर्मीज में दूंगा लैंड, जो इनके ऑफिसर्स हैं उनको लैंड दूंगा, ऐसे नहीं कि गवर्नर को बांट दिया। उससे क्या होता है कि वो अपना एक लैंड लेता है और वो अपना एक राज्य चलाना स्टार्ट करता है। वो समटाइम वो राजा को थ्रेट हो जाता है। तो इसलिए उसने ये सारी चीजें बंद करी, और ये देख रहा था कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में ये चीज नुकसान कर रही है, तो इसको ये चीज समझ में आ गई थी। तो इसने सारी जितने भी आपको दारी वाली सिस्टम दिखाई दे, तो उसको शिवाजी कभी प्रमोट नहीं करेंगे, वो उसको अबॉलिश कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। और ये कहता था कि अगर तुम मेरे लॉयल रहोगे या कुछ ऐसा रहेगा तो आई विल गिव यू, ठीक है, आई विल गिव यू, ऐसा नहीं कि मैं नहीं दूंगा, आई विल गिव यू, बट ऐसे सिस्टम को प्रमोट नहीं करूंगा मैं, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा था रैयतवारी सिस्टम में क्या होता है। रैयतवारी सिस्टम में ये होता है कि आप क्या करोगे, डायरेक्टली रैयत से डील करो। रैयत कौन है, वही जो किसान है, जो खेत पे काम कर रहा है। तो आप उस पे डायरेक्टली उसके साथ जाकर के जो है आप उससे डील करोगे और बोलोगे कि देखो जो भी तुम्हारे खेत का पैसा है उसका 40-50% जो भी तुम्हारा हुआ है, मान लो तुमको 100% ऑफ अनाज हुआ है, तुम उसमें 30-40% का जितना भी प्रोड्यूस है तुम मेरे को दे दो, ठीक है। तो वो उतना रेवेन्यू तुम मेरे को दो, ठीक है। तो इट्स अराउंड 30% to 40% आप मुझे दे दो। तो इस तरह से चीजें इनकी चल रही थी। तो एक सिस्टम था काठी सिस्टम, इसी को बोल रहे थे काठी सिस्टम, ठीक है। डायरेक्ट आप रैयत से डील कर रहे हो, ठीक है। अगेन आप लोग को ये नाम थोड़ा सुना सुना लग रहा है, तिनकठिया सिस्टम। तो दीज आर द सेम थिंग्स, बस देखो नाम कैसे धीरे धीरे करके आप ऐसे रिलेट करते हो हिस्ट्री में कि अच्छा ये वहां पे चल रही थी, ये वहां पे चल रही, देखो मराठा से ये चीज उठ करके बिहार आई। तो ऐसे ऐसे चीजें ट्रैवल होती है, सेम सेम नाम से बहुत सारी चीजें इधर से उधर होती। तो डायरेक्ट पीजन से डील किया। इससे क्या हुआ, जो बीच में जो बिचौलिया है, जो ज्यादातर पैसे लेता है, रैयत से भी ज्यादा पैसे लेता है, फिर उधर पैसे कम देता है स्टेट को, उसका काम खत्म। तो ऑब्वियसली उसका काम खत्म हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी आएगी ना, कि हाँ जो पता चल जाए कि रैयत को कितना हो रहा है। अब टाइप्स ऑफ लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो लैंड के जो नाम है यहाँ पर, वो कभी कभी ऐसा तुम्हें लगेगा कि दिल्ली सल्तनत से या मुगल से मिलता है, क्योंकि देखो वही टाइम है, वही टाइम पीरियड है। और विजयनगर अंपायर से भी मिलेंगे, क्योंकि विजयनगर अंपायर पास में ही था, और ये पूरा वैसा टाइम है कि सब लोग पूरे इंडिया में ही चीजें हो रही है, तो नाम आपको समटाइम सिमिलर मिलेंगे, ठीक है। अब देखो इसका बोलते हैं सरंजम। सरंजम का मतलब ये होता है कि लैंड ग्रांट में दे दिया, किसको, मिलिट्री के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। तो उससे जो रेवेन्यू आएगा उससे आप क्या करोगे, ट्रूप मेंटेन करोगे। ये बातें हमने कहीं और भी सुनी है ना, ये चीज कहीं और भी चल रही थी। सेम थिंग विजयनगर अंपायर में भी चल रही थी, उसने भी आर्मी को दे दिया था कि तुम लो रखना। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब अंपायर कमजोर होना स्टार्ट होता है ना, तो राजा की ना चलना बंद हो जाती है, तो नियम जो है ना वो ढीले पड़ते हैं। तो स्टार्टिंग में ये हेरिडिटरी नहीं था कि हाँ मेरा है तो मेरे बच्चे का भी होगा, ऐसा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब राजा धीरे धीरे करके कमजोर होंगे तो ये हेरिडेटरी बन जाएगा। तो अगर कभी ऐसा सवाल आता है कि सरंजम हेरिडेटरी था कि नहीं था, ओवर द टाइम ये बन गया था, ऐसे स्टार्टिंग में ये हेरिडेटरी नहीं था, ठीक है। ज्यादा अगर आपको सवाल लिटरली यही आ जाए तो था, आप ऐसे लिखोगे कि था, ठीक है। एंड देन मिरास। देखो मिरास क्या था कि छोटा छोटा ना लैंड होल्डिंग, जो छोटे छोटे जमींदार हैं, ठीक है, छोटे छोटे जमींदार है, उसको क्या बोला जाके कि देखो हम जो है तुमको लैंड देते हैं, ठीक है, दिस इज योर लैंड होल्डिंग, आप रखो, ये हेरिडेटरी है। लेकिन उसके बदले क्या किया, उसके बदले बोला कि जो तुम जो रेवेन्यू दोगे ना वो मेरे को फिक्स्ड दोगे। ऐसा नहीं कि तुमको कल को खेत में फसल खराब हुई तुम फिर बोलोगे कि नहीं मैं नहीं दूंगा। तो फिक्स्ड रेवेन्यू आएगा, तो उस फिक्स्ड रेवेन्यू आएगा तो राजा भी खुश, और लैंड उसको हेरिडेटरी मिल गई, ठीक है। मिरास जो लैंड है उस जो जमींदार को हेरिडेटरी मिल गया, मतलब उसके बच्चे को भी पास ऑन होगी, तो वो भी खुशी खुशी रख लेगा कि चलो ठीक है।
मेरी लैंड तो है ना, मेरे को बस फिक्स रेवेन्यू देनी है, तो ये मिरास, और जिसको ये दे रहे हैं उसको हम मिरासदार बोलते हैं। समटाइम ऐसा पूछा जाता है कि हु इज द मिरासदार, ठीक है। अब है इनाम, ठीक है। इनाम इज अगेन कि वैसे टैक्स जिसके ऊपर, वैसे वैसे लैंड जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। इनाम ये मनिया, इनाम वाले लैंड जो है अकबर के टाइम पे भी चलेंगे, सबके टाइम पे ये लैंड चलता है, क्योंकि राजा को थोड़ा अपीजमेंट भी तो करना पड़ता है ना, कि हाँ जनता के लिए कुछ कर रहे हैं। तो एजुकेशन के लिए, रिलीजन के लिए, मंदिर मस्जिद बनाने के लिए ये सारे लैंड दिए जाते थे, ठीक है, फ्री में, कि जाओ टैक्स मत देना, जाओ बना लो मंदिर, जाओ बना लो स्कूल, बना लो, जो भी बनाना बना। एंड वतन, वतन एक बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी, आपको वतन ध्यान में रखना है कि वतन जो है वो विलेज ऑफिशियल जो थे, अगेन कौन, पाटिल, देश पांडे, कुलकर्णी, इनको दिया जाता था। इनको दे दिया कि देखो तुम इधर से ही अपना काम जो है थोड़ा बहुत चला लो, ठीक है। और इतना नहीं था कि आप उससे रेवेन्यू मांग रहे हो वापस, नहीं, इतना नहीं था। लेकिन अगेन मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ कि ये लैंड, आप फिर बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बोला था कि लैंड नहीं दे रहे किसी ऑफिशियल को, ऐसे किसी को बांट नहीं रहे थे लैंड। ये लैंड ऐसा नहीं था, ये लैंड ऐसा था कि अगर तुमने ढंग से काम नहीं किया तो आपसे हम ये लैंड वापस ले लेंगे। तो दैट जागीरदारी और ये जो सिस्टम था ना, वो ऐसा नहीं था कि वो आपके उससे बेस्ड नहीं था कि आप परफॉर्मेंस जैसा दोगे उसके हिसाब से लैंड रहेगी। यहाँ पर ये चीज ला दिया कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो लैंड वापस, ठीक है। तो इस तरह से जो है चल रही थी यहाँ पर। वतन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनाम आप गेस कर लोगे, इनाम है समथिंग ना कि जो आपको फ्री में मिलता है, इनाम मिला है, प्राइज मिला है, आप इनाम आपको तो पता चलेगा। मिरास आपको ध्यान में रखना है, सरंजम आपको ध्यान में रखना है। और अलग एक चीज थी, दैट इज ऑफ मुकासा, ठीक है। मुकासा जो थी, जो अमाम और मुकासा बोलते थे कि मिलिट्री ग्रांट ऐसे करके दिया जाता था कमांडर को, ठीक है, कि आप कमांडर को दे रहे हो, कि लैंड आप सोल्जर्स को दे रहे हो। तो दिस इज अगेन अनदर फॉर्म ऑफ दैट। तो इसमें क्या था कि ये जो रेवेन्यू है वो ट्रूप के लिए खर्चा होता था ज्यादा, कि ट्रूप को संभाल लिया, ट्रूप को ये करा, ट्रूप को कुछ देना है तो खरीद दिया, शूज खरीदने हैं, शूज खरीद दिया, तलवार खरीदनी, तो इससे रेवेन्यू संभल रहा है, मतलब सॉरी ट्रूप संभल रहा है इसके रेवेन्यू से। अब इसको जो ये लैंड जिस मैनेज करेगा उसको क्या बोल रहे हैं, उसको मुकासादार बोल रहे हैं, क्योंकि इसका नाम मुकासा है तो मुकासादार बोल रहे हैं। और एक खालिसा था। खालिसा हर टाइम पे एक लैंड रहता है, जो एक ऐसा लैंड रहता है जिसके ऊपर राजा का डायरेक्टली कैप्चर है, राजा उसको डायरेक्ट कैप्चर करके बैठता है, ठीक है। तो उसको भी जो मैनेज करता था वो मुकासादार था, ठीक है, कि हाँ वो जो लैंड है वो किसी का नहीं है, वो राजा का है, वहां से रेवेन्यू आ रहा है, राजा के पास डायरेक्ट जाएगा, ठीक है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता था कि वो भी धीरे धीरे करके उसको भी ऐसा बना दिया था कि ओरिजिनली इट्स नॉट हेरिडेटरी, बट ठीक है, धीरे धीरे करके जब राजा वीक होना स्टार्ट होगा तो वो भी धीरे धीरे करके हेरिडेटरी हो जाएगा। अब मिलिट्री में बात कर लेते हैं। तो मिलिट्री में ना इनके पास जो घुड़सवारी थी वो दो सिस्टम में थी, एक को हम लोग बोलते हैं बारगीर्स और दूसरे को बोलते हैं सिलादार। तो बागीर जो थी उसमें ये था कि वो जितना भी उसमें घोड़ा है, आपका इक्विपमेंट है, तलवार है, जो भी है, व्हाटएवर, चाकू, जो भी आप वो पहनते हो, वो सब कुछ है, वो क्या करे, स्टेट खरीद के दे रही है, मतलब कि मराठा उसको खरीद के दे रहे, ठीक है। तो वो होता है बारगीर्स। अब कुछ है, आप देखो आप इतना बड़ा राज कर रहे हो, है ना, तो कहीं ना कहीं तो कोई बड़ा इंसान बैठा होगा ना, बेल्ट वाला फ्यूडल, जो एक एरिया को संभालता होगा, जो एक पर्टिकुलर आर्मी रखता होगा। तो वो जो उस आर्मी, वो बंदा खुद से प्रोवाइड करता था आर्म्स, ठीक है, घोड़े। तो वो सिलादार था, मतलब एक जो है मेन राजा जो है वो कर रहा है, और दूसरा जो है फ्यूडल है, मतलब कि एक जगह पे रहने वाला छोटा गवर्नर टाइप का, वो आर्मी को करेगा मेंटेन, वो सिलादार है। बट अगेन मुगल्स के टाइम पर ऐसा था कि उन पे डायरेक्ट चेक्स नहीं थे। यहाँ पर जो मराठा एम्पायर है, ये इन पे डायरेक्ट चेक्स रखते थे, मतलब कि अगेन कि ये रिवॉल्ट ना करें, है ना, डर रहता है ना कि हाँ इसके पास आर्मी भी है खुद की, तो ये मेरे से बगावत ना कर दे, तो इसको बहुत एकदम टाइट सुपरविजन में रखा जाता था। अगेन द इन्फेंट्री सब की मराठा की बैकबोन थी, सब जितने भी लोग हैं जो आर्मी में होते हैं उनकी इन्फेंट्री इज द बैकबोन। इन्फेंट्री को ये लोग पागा बोलते थे। अगेन द मवाली सोल्जर, अब मवाली सोल्जर सुनते ही नाम है, मवाली मतलब वो वाला मवाली नहीं, लाइक जो सोल्जर्स माउंटेन में रहते थे, तो उनको ऐसा बोलता था कि माउंटेन वॉरियर ऑफ शिवाजी आर्मी, तो उनको हम लोग मवाली सोल्जर्स बोलते थे। अगेन गोरिल्ला वॉरफेयर में आपको बता चुकी हूँ। अगेन जब जो भी एम्पायर जो है कोस्टल रीजन में रहता है वो अपनी आर्मी बनाता है।
इनकी आर्मी बहुत, मतलब वैसे नहीं बोलूंगी कि एकदम बहुत ही अच्छी आर्मी थी, नहीं इतनी बहुत बड़ी आर्मी नहीं थी, बट हाँ इतना था कि कॉन्गन कोस्ट जो है आपका साइड वाला, उसको ये अच्छे से सिक्योर करके रखती थी। एंड अगेन देयर इज अ वर्ड इसमें दरिया सारंग, ये यूज होता है, ये एक बार आ चुका है। दरिया सारंग जो है लॉर्ड ऑफ सीज, ये किनको, अगेन कान्होजी आंध्र जो है उनको बोला जाता है। मैंने आपको पहले स्लाइड में भी ये चीज बताई थी। तो दिस इज द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन आपसे बहुत ज्यादा पूछा तो पूछ लेंगे कि बारगीर क्या है, सिलादार क्या है। आई डोंट नो, इतना इससे ज्यादा आपको इससे नहीं आएगा। गुरिल्ला वॉरफेयर अगर आपको आता है तो नाम से अगर आपको आता है तो आप ऑब्वियसली गेस कर लोगे किसके साथ था, तो मराठा के साथ। तो दीज आर द 3 टाइप ऑफ थिंग्स, 4 टाइप ऑफ थिंग्स जो आपको याद रखनी है। थोड़े नाम याद रख लेना अगर रख पाओ तो, और एक एक जो कीवर्ड्स है ना उसको याद रख लेना। उसके ऊपर सवाल नहीं बनेगा, इतना तो मैं श्योर हूँ कि इससे ऊपर तो नहीं जाएगा। ठीक है, अब की एडमिनिस्ट्रेटिव है, थोड़ा सा देख लेते हैं। एक चीज याद रखो, अभी मैंने किसी से अगर गलती से पूछ लिया ना कि व्हाट इज मोदी स्क्रिप्ट, तो तुम्हें लगेगा कि अरे अभी तो नरेंद्र मोदी जी ने कुछ लिखा होगा। तो वो मोदी स्क्रिप्ट जो है ना, जिस मराठी जिसमें लिखी जाती है ना, उसको मोदी स्क्रिप्ट बोलते हैं। अगर अभी आपको गलती से एग्जाम में ऑप्शन आ जाए ना, आप लोग में से ज्यादातर लोग गुजरात लगा कर आओगे, तो बोले नहीं उधर ही कुछ होगा, मोदी जी नहीं कुछ करा होगा, उधर का ही होगा। तो मराठी जो लिखी जाती है वो मोदी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, तो ये आप लोग को ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो वो ऑफिशियल स्क्रिप्ट था मराठा एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि वो लोग मराठी में लिखते थे, है ना। तो अभी देखो हिंदी किस में लिखते हैं हम लोग, देवनागरी में, तो उसको रिप्लेस किया गया ना किससे, मोदी स्क्रिप्ट से। इंग्लिश किस में लिखते हैं, रोमन में लिखते हैं, तो वैसे मोदी दिया। तो अब सॉरी, तो इस तरह से लिखा गया। 1-2 किताब है, ये आप ध्यान में रखना कि अमात्य जो है ना, उसमें क्या था कि जो शिवाजी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल है कि ऐसे सेंट्रलाइज रहेगा, ऐसे किसी को जमींदारी सिस्टम नहीं फॉलो करना है, उसके अंदर ये चीज मेंशन है। अमात्या के अंदर ये चीज मेंशन है। बस आपको इतना पता होना है कि अगर आपसे गलती से पूछ लेता है कि व्हाट इज अमात्या, तो थोड़ा सा आपको ऐसा हो जाता है कि अमात्या, वैसे देखो जो मिनिस्टर होता है उसको बोला जाता है। तो अमात्या जो है उन्हीं का काम होता था कि सारे प्रिंसिपल्स को एक जगह पर लिख करके रखना कि हाँ देखो ये कानून, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो ये कानून है, ये आप लिख करके रखो। ठीक है, तो अगेन एक चीज इस स्लाइड से आपको सिर्फ एक ही चीज, अगर सब भूल गए, एक ही चीज रखना, मोदी स्क्रिप्ट क्या है। ठीक है, अब देखो सोसाइटी कास्ट बेस्ड तो नहीं थी वहां पर, ऐसा नहीं बोला जाता, बट थोड़ा तो फेवर हर जगह होता है। तो मराठी सोसाइटी थोड़ी हायरार्कियल होती है। तो शिवाजी जो है ना, वो कास्ट के ऊपर मेरिट को प्रमोट करते थे। वो कायस्था और प्रभाबूस इन सबको भी कहीं ना कहीं पोस्ट देते थे। अगेन जो वुमेन थी, तो ऐसा देखा है 2 वुमेन, स्पेशली जीजा भाई और ताराबाई। ठीक है, जीजा भाई जो थी शिवाजी की मदर थी। और एक सवाल बहुत ही, पता नहीं आजकल क्यों फेवरेट हो चुका है, बहुत जगह पे मैंने देखा है कि जो शिवाजी थे उनको स्वराज किसने सिखाया था, तो वो जीजाबाई ने सिखाया। जो स्वराज, जो ये बोलते थे ना कि हमें स्वराज चाहिए, स्वराज होता है, तो वो जीजाबाई ने सिखाया था। ठीक है, और जो ये थी ताराबाई थी, ये राजा राम की विडो थी। ये शिवाजी के बेटे थे। ठीक है, उनकी विडो थी, तो एक तरह से आप मानो कि बहू थी। तो इनके अब एक टाइम पर ऐसा सवाल पूछना स्टार्ट किया है कि उस टाइम पे भक्ति मूवमेंट चल रहा था, तो इनके टाइम उसके कंटेम्प्रेरी कौन थे, तो तुकाराम, रामदास और नामदेव। आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो 3 लोग थे ये भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है, और ये लोग उस टाइम पे थे जिस टाइम पे मराठास थे। ठीक है, जिस टाइम पे शिवाजी थे उस टाइम पे ये लोग थे। अब है बखार। बखार आई थिंक इज अ उर्दू वर्ड, आई डोंट नो, मतलब हमारे में भी, हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं कि बड़ा बखार कर रहा है। तो ऐसा होता है कि आप ना अपने बारे में ना बहुत चीजें बढ़ा के एग्जैजरेट करके बोल रहे हो। तो जो मराठा का जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड था, तो उसको बखार लिटरेचर बोलते थे। उसने अपनी सारी बैटल्स लिखी है, लीडर लिखा है कि मैं गवर्नेंस कैसे करता था, जो भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है उसको हम लोग बखार कहते हैं। ओके, सो दिस इज द थिंग आपको याद है। बखार, आप थोड़ा नाम से भी, अगर आप थोड़ा सा भी उर्दू से टच हो तो आप थोड़ा गेस कर लोगे। अगेन इकोनॉमी देख लेते हैं। ठीक है, अगेन मैंने इकोनॉमी के लिए आपको बता दिया कि इनकम कहाँ से आ रहा है। इनकम जो है स्टेट को 30 से 40% इनकम ये लोग एग्रीकल्चर से, फूड से ले रहे हैं, है ना, कि हाँ पार्टी सिस्टम फॉलो करके कि भैया रायत डायरेक्टली मेरे को लाके दो, तो 30 से 40% मेरा होगा। अब है 2 टैक्स, एक है चौथ और दूसरा है सरदेशमुखी। देखो चौथ ना नाम से समझ में आ रहा है 1/4 है ना, चौथा, चौथ। तो ये क्या था कि जो मराठा थे,
ये बोलते थे जो इनके आसपास के जो छोटे छोटे चीफ्स थे उनको बोलते थे देखो तुम ना हमें अपना जो रेवेन्यू है एनुअली, ऐसा नहीं हर मंथ मत समझना, ठीक है, एनुअली साल में तुम्हारे जितने भी रेवेन्यू उसका ना 1/4 हिस्सा मेरे को पहुंचा देना। अगर तुमको कोई थर्ड पार्टी अटैक करता है तो मैं तुम्हें सेव करूंगा, ठीक है। कोई अगर तुम्हें थर्ड पार्टी अटैक करेगा तो मैं तुम्हें उसके बदले में सेव करूंगा। अगेन यही है कि प्रोटेक्शन के लिए हो रहा है। अब सरदेशमुखी क्या, सरदेशमुखी चौथ के भी ऊपर लगता था, एडिशनल टैक्स है, ठीक है, टैक्स ऑन द टैक्स, एडिशनल टैक्स है। ये क्या लगता था कि ऐसे जो सरदेशमुख वो होते हैं कि सारे देशमुख मतलब सारे विलेज हेड एक साथ मिलते हैं, उसका भी एक हेड होता है, दैट इज सरदेशमुख, ठीक है। तो ये ऐसा माना जाता है कि ये टैक्स ऑलमोस्ट ऐसा बोला जाता है कि ये सिर्फ मुगल टेरिटरी से लिया जाता था। उनका ये मानना था कि जो टेरिटरी इनका मराठास की थी, हेरिडेट मतलब ये टेरिटरी हमारी है बट मुगल्स ने इसको कैप्चर करके रखा है या आसपास के लोग जो है इसको कैप्चर करके रखा है, तो वहां से वो इस नाम पे टैक्स लेते थे कि भैया टैक्स दो क्योंकि ये टेरिटरी जो है हमारी थी और हम जो है सरदेशमुख हैं, ठीक है, चीफ ऑफ द हेड ऑफ द रीजन है, तो तुम हमें ये टैक्स दो। तो ये एडिशनल टैक्स था, दिस इज ऑल्सो एनुअल टैक्स एंड 10% ही लिया जाता था, ठीक है, चौथ के बाद कलेक्ट होता था, ठीक है, चौथ के ऊपर एक तरह से आप बोलो तो एडिशनल टैक्स एंड टैक्स ऑन टैक्सेस काइंड ऑफ, तो आप किसी पर्पस लिए यूज करते हो, इट्स नॉट समथिंग लाइक पर्पस, तो टैक्स ऑन टैक्स ही बोलोगे आप उसको। ठीक है। अब देखो कुछ पोस्टल आपको ट्रेड वाले की कहाँ से ट्रेड करते थे, समटाइम ऐसे यूपीएससी मैथ का कॉलम में पूछ लेती है कि अभी देखो ये नाम आप याद कर लेना क्योंकि ये मराठा साइड वाले, गुजरात साइड जो है आपका ये जो बसीन है आइलैंड है, वहां पर बसीन आइलैंड है, वहां के आसपास का ये सारी साइड्स है। तो अब कॉपर करेंसी में आप कुछ कुछ याद रखना कि पैसा करेंसी था जो कॉपर कॉइन का था, हूंस इज अ गोल्ड कॉइन, पगोडाज अगेन अनमोहर, पगोडा हमने विजयनगर अंपायर में भी देखा था कि वहां पे भी चल रहा था, उड़ीसा में भी गोल्ड पगोडा, इस तरह से चीजें चल रही थी, अनमोहर्स। तो ये आपको नाम थोड़े से याद होने चाहिए और दिस टाइम इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इसके अलावा आपको मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको मराठा के अंदर कुछ और भी पढ़ना है, आई डोंट थिंक सो, इससे ऊपर नहीं आएगा। और जो मॉडर्न वाला जो एंग्लो मराठा है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैम क्या इस चैप्टर के डेट भी जरूरी है? नहीं, डेट हाँ, एक्चुअली एक चीज मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, दैट वो मैंने आपको लिस्ट नहीं दिया है, जो अष्ट प्रधान है उसकी मैंने लिस्ट नहीं दी है, तो वो मैं आपको इसमें प्रोवाइड कर दूंगी, लिस्ट मैं आपको दे दूंगी, बस आप एक बार नाम गो थ्रू कर लेना। मैं रटने को आपको कुछ नहीं बोल रही हूँ, बस आपको ना आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये एग्जाम में आप देखो तो यू आर एबल टू क्लियर योर प्रीलिम्स ना ओनली, तो आपको मैच कर पाओ, आप एलिमिनेट कर पाओ, क्योंकि देखो ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल अभी इस टाइम पे कि आप इतना कुछ जो है ना जितना मैं दे रही हूँ उतना आप इम्बाइब कर पाओगे 100%, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि एक एक चीज जो है आप ना एकदम यहाँ से रट के जाओ, अदर सब्जेक्ट भी हैं और भी चीजें हैं आपके पास, तो जितना हो पाए आप लोग करो, बट ऐसा रखना कि आपको ना याद, विजुअल मेमोरी में रखना कि हाँ ये चीज मैंने वहां पे पढ़ी थी, तो आप उससे भी सॉल्व कर लेते हो। रही बात डेट की, डेट ऐसा अभी तक तो नहीं पूछा है, तो आगे आई डोंट नो कि आएगा कि नहीं आएगा। बाजीराव पेशवा का समटाइम पूछ लेते हैं, वो मैं आपको इसमें मेंशन कर दूंगी। पेशवा कौन थे? पेशवा आर द लाइक द प्राइम मिनिस्टर्स। देखो पेशवा की पोस्ट ना, जब शाहू जी वो होते हैं जो शिवाजी के ग्रैंडसन होते, पोता होते हैं, और उनको ना औरंगजेब पकड़ के रखता है अपने पास। तो जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो बहादुर शाह जो होते हैं उसके बाद जो राजा बनते हैं वो उसको छोड़ देते हैं कि भाई तू जा, अपना जहां से था तू चला जा। तो वो वहां पे जाता है वापस, और वहां पे ऑलरेडी ना शिवाजी के जो बेटा है, दो बेटे थे उनके, जो राजा राम की जो वाइफ थी ताराबाई, तो उनके राजा राम जो है वो मर चुके थे, ताराबाई जो है वो रूल कर रही थी उनके नाम पे, उनके बिहाफ पर। तो ये जब वापस जाते हैं तो सबको लगता है कि नहीं, क्योंकि भाई ऑब्वियसली लड़का है ना, ग्रैंडसन है, बेटा है, तो वही पेट्रियार्की वाली चीज वहां पे भी चल रही थी। तो वो वापस आएंगे तो फिर वो यहाँ पे अपनी सीट के लिए लड़ेंगे, तो उनको सपोर्ट करते हैं उस टाइम पे जो पेशवाज होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं।
शिवाजी के टाइम पे ऐसे बहुत प्रोमिनेंट रोल नहीं था उनका, बट वो शाहू जी को सपोर्ट करते हैं, उसके बाद उनका रोल बहुत ही प्रोमिनेंट बन जाता है। इट्स लाइक ए पीएम, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जैसे आज के ना, वैसे वो हर चीज में अपना पार्टिसिपेट करेंगे, एंड दे आर लिटरली वेरी गुड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। तो वो एकदम पीएम थे। ऐसा बोला जाता है कि कुछ टाइम के बाद ऐसा लगता था कि पेशवा रूल कर रहे हैं, मराठा जो किंगडम थी वो खत्म हो चुकी है, पेशवा रूलिंग। जो आप लोगों ने मूवीज में देखा भी होगा, बाजीराव मस्तानी जो मूवी थी, मस्तानी का कैरेक्टर आई डोंट नो, बट हाँ बाजीराव इज द मेन कैरेक्टर। उस मूवी में जो दिखाया है, बाजीराव का जो कैरेक्टर दिखाया, दैट इज समहाउ ट्रू, बट वो मस्तानी वाला कैरेक्टर है, वो उस पर मैं कमेंट नहीं कर रही। तो वो बहुत इसमें ऐसा बोला जाता है कि 20 साल जब वो पूरी अपनी 20 साल तक उन्होंने जितनी भी लड़ाई लड़ी थी, वो किसी में नहीं हारे थे, वो इतने पावरफुल पेशवा थे बाजीराव मस्तानी। तो वैसे करके बहुत सारे पेशवा थे, धीरे धीरे करके थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपकी जो अगेन अफगान की जो दुर्रानी डायनेस्टी होती है वो आकर के अटैक करती है, और उस टाइम पे ये लोग हार जाते हैं। तो वहां से मराठा किंगडम जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद मराठा किंगडम खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आई डोंट नो, लिस्ट में आप लोग को दे दूंगी कि कौन कौन से मिनिस्टर को क्या बोलते थे। एक बार आप लोग ना बस देख लेना, ठीक है। एक बार ना, एक्चुअली पता है ऐसा नहीं, मॉडर्न में ना मिनिस्ट्री वाली जो लिस्ट है ना वो इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि सब जगह पर एक सेम चीज यूज हो रही है, ठीक है। जैसे हर जगह पे ना वजीर का मतलब एक ही है, तो ऐसे आपको ना दिल्ली सल्तनत में भी मिल जाएगा, मुगल में भी मिलेगा, विजयनगर एम्पायर में मिलेगा। तो ऐसे बहुत कॉमन चीज है, तो आप कॉमन वर्ड समझ जाओ कि इसका ये मतलब है, फिर आप वैसे करके कर लेना, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम? मैम आपने जो सरदेश मुखी बोला है वो टैक्स ऑन टैक्स, तो मैम जो टेरिटरी थी उनकी, वो अपने खुद के टेरिटरी पे लेते थे या फिर दूसरे की टेरिटरी पे वो टैक्स लगाते थे? देखो वो उनका ये मानना था कि ये टेरिटरी हमारी थी, आप लोगों ने इस पे अटैक किया और आप लोग ने इस पे कब्जा करके रखा, ठीक है। तो आप लोग ना चुपचाप से टैक्स दे दो, वरना हम क्या करेंगे, हम वापस से अपनी टेरिटरी ले लेंगे। तो ऐसा बोला जाता है कि ये जो टैक्स था ये ऑलमोस्ट मुगल टेरिटरी से ही लिया जाता, जो आसपास की टेरिटरी थी, जो मराठा के आसपास की टेरिटरी थी, वहां से लेते थे। उनका ये मानना था कि ये तो वंशजों हमारे पूर्वज की है, वंशज है, तो हमारे लोग हैं यहाँ पे जो रहते हैं, तो आप तो बाहर से आकर के इस पे कब्जा करके बैठे हो, तो आप टैक्स दो। आप टैक्स नहीं दोगे तो हम क्या करेंगे, हम अटैक करके ले लेंगे टेरिटरी। तो दैट इज द सरदेशमुखी टैक्स। बट सरदेशमुखी टैक्स का ऐसा बोला जाता है कि इसका इतना कुछ बेनिफिट आया नहीं था, क्योंकि मुगल्स ने ज्यादा इस टैक्स पे इतना ध्यान दिया नहीं। मैम रैयतवाड़ी सिस्टम जो था उसमें जो है वो जो किसी की प्राइवेट लैंड थी उसको भी देना पड़ता था टैक्स। प्राइवेट लैंड मतलब ऐसे? मतलब किसी की अपनी खुद की है वो जमीन, उस पर भी टैक्स था। एक तो उनको मिल रही है एग्रीकल्चर करने के लिए, रैयत वारिस वो रैयत से मांग रहे हैं कि जो तुम्हारा एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस हुआ है ना, उसका टैक्स दो, उसका अमाउंट दो। मतलब अगर तुमने 100 रुपए की फसल उगाई है तो तुम उसका 1/3 हमें दो, मतलब 30 रुपए की फसल के बराबर का टैक्स हमें दो, ठीक है। वो रैयत से मांग रहे हैं, ओनर से नहीं मांग रहे। वो जो किसान जो खेती कर रहा है ना, उससे मांग रहे हैं, ठीक है। तो स्वराज वाले एरिया से बस एग्रीकल्चर वाला टैक्स कलेक्ट करते थे, ना ही चौथ ना ही सरदेशमुखी। स्वराज तो उनका ये माना था ना कि वो हमारा लैंड है, अपना लैंड है, तो अपने लैंड से कोई क्यों कलेक्ट करेगा। हाँ मैम थैंक आपने यू। जो बताया प्राइम मिनिस्टर वाली मतलब लास्ट जो बताई थी पॉइंट, वो वाले एक बार आप बता सकेंगे? लास्ट जो आपने बताया था प्राइम मिनिस्टर जो साहू जी के साथ रिलेट करके। ओके देखो, अभी क्या है कि औरंगजेब जो है 707, आई थिंक 707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उस टाइम पे, उससे पहले औरंगजेब ने शाहू जी को पकड़ करके रखा था अपने पास, ठीक है। वो ग्रैंडसन थे शिवाजी के, तो उसको पकड़ के रखा अपने पास। बट जब बहादुर शाह आते हैं ना, तो वो छोड़ देते हैं उनको। एक रीजन इसके पीछे इसलिए बताया जाता है कि उसने इसलिए छोड़ा था बहादुर शाह ने, ताकि वहां पे जाकर के अगेन क्या हो, डिस्प्यूट हो कि राजा कौन बनेगा, क्योंकि वहां पे ताराबाई जो है वो रूल कर रही थी, है ना। वो लोग रूल कर रहे थे और वो चाहती थी कि उनका बच्चा बनेगा, ठीक है। बट ये तो ग्रैंडसन है ना। तो अब ये आ गए हैं वापस से, तो यही बनेंगे ना, शाहू जी बनेंगे। तो उनको छोड़ा, ऐसा बोला जाता है कि मुगल्स ने इसीलिए छोड़ा था कि वहां पे जाके तमाशा हो, और जो कि हुआ भी। मराठा एम्पायर में दिक्कतें हुई हैं, एक टाइम ऐसा था कि कुछ लोग मराठा को सब
ऐसा था कि सम टाइम ऐसा हुआ था कि कुछ लोगों ने मुगल्स को सपोर्ट किया था उन्हीं के अंदर, मराठा के अंदर, और कुछ लोग ऐसा भी टाइम आया था कि इस तरह से पावर का, एक्चुअली देखो पावर हंगर सब लोग, सबको चाहिए पावर, सबको राजा बनना था, तो ये दिक्कत हुई थी वहां पर। तो शाहू जी ना जब आते हैं तो जो पेशवा थे, पेशवा का रोल थोड़ा दब गया था बीच में, तो जब शाहू जी आएंगे और वो राजा बन जाएंगे और उसको सपोर्ट किया है पेशवा ने कि नहीं आप जो हो आप ही रियल हायर हो, आपको ही बनना चाहिए, आप ही तो ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी हो, तो तब से उनका रोल बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगा, वो शाहू जी को हर चीज में सपोर्ट करेंगे, तो एक प्रोमिनेंट फिगर दिख रहा है, एक एज अ किंग मेकर आप मानो, और एज उसके बाद वो धीरे धीरे करके वो पीएम बनना स्टार्ट होते हैं। तो एक टाइम पे वो लोग बहुत पावरफुल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पावर, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास वेल्थ आ रही है, हर जगह पे लड़ाई कर रहे हैं, और इतने अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे उनके पास जो है वो पेशवा हैं जो कभी हार नहीं रहे, वहां से इतना रेवेन्यू जनरेट होता है, क्योंकि आप वॉर कहीं पे नहीं हारते हो तो वहां से बहुत कुछ लेकर आते हो ना, रिसोर्स बहुत आता है, वेल्थ बहुत आता है, तो दीज आर द थिंग्स, दैट्स व्हाई पीपल आर लाइक, इतना वेल्थ हो गया था उनके पास कि वो ऐसा बोलते थे सरपास कर दिया, कि मराठा जो किंग है उसको भी सरपास कर दिया। तो वो धीरे 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 करके वो बढ़ना स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे करके इवेंचुअली हर एम्पायर ऐसा होता है पीक पे पहुंचता है, फिर वो धीरे धीरे करके गिरता है। ठीक है, क्लियर? क्या कोई टेरिटरी सेम हो सकती थी जिससे चौथ भी कलेक्ट होता हो और सरदेश मुखी भी, क्योंकि दोनों ही नेबरिंग रूट से कलेक्ट करे जा रहे हैं। सरदेश मुखी वहीं से कलेक्ट होती है जहाँ पे चौथ कलेक्ट हो रही है, एडिशनल टैक्स है, टैक्स ऑन टैक्स है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो एक बहुत ही, यहाँ चोलास जो है इंपीरियल चोला है, चोला एक बार पहले भी आएंगे, संगम एज के टाइम पर आएंगे, एंशिएंट में भी हम चोला को पढ़ते हैं, और चोला एक इंपीरियल चोला है जो मिडिवल हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जो आपको बहुत खूबसूरत खूबसूरत से जो मंदिर आप लोग देख रहे हैं ना साउथ के अंदर, तो ये जो चोला किंगडम है उसका बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है, तो चोला को ऐसा बोला जाता है कि तमिल जो एक्चुअली वहां पर तीन किंगडम थे, चोला, चेरा, पांड्या, तो उसमें से सबसे ज्यादा जो पावरफुल एक टाइम पर हुआ दैट इज द चोला किंगडम। ठीक है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल था। देखो इन किंगडम से सवाल आते हैं, चोला इज द बेस्ट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ये एक पहली ऐसी टेरिटरी बोला जाता है मेडिवल इंडिया में, एंशिएंट की बात नहीं कर रहे, मेडिवल इंडिया, कि जिसने साउथ ईस्ट एशिया तक रूल करा है। इनके पास इंडोनेशिया का भी पार्ट था, कहते हैं कि जावा, सुमात्रा, माली, इस पे भी रूल करते थे लोग, तो श्रीलंका भी इनका पार्ट था। तो इस तरह से ऐसा इनको जो है मूवेंदर बोला जाता है संगम लिटरेचर के अंदर। संगम लिटरेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एंशिएंट, तो मैं उसको पढ़ाऊंगी, तो वो एंशिएंट चोला है, ये उन्हीं का वंशज है जो इंपीरियल चोला कहलाएगा। ठीक है, ये बाद में फिर से आएंगे। तो अगेन स्टार्ट होता है, तो आपको फाउंडर का नाम याद रखना है, विजयलाया चोला, ये फाउंडर हैं, इससे ज्यादा, और इन्होंने तांजोर को कैप्चर किया था, दैट्स इट। इसके अलावा इससे आपको और कुछ नहीं आएगा। आई डोंट नो, आदित्य चोला से पूछेंगे नहीं। इसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर है मैंने आपको दे दिया, अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ लेना, अगर आपके पास टाइम है, आपने सारे सब्जेक्ट्स कर लिए हैं तो ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ, तो आप लोग राजा चोला, ठीक है, इनको बोलते हैं कि ये जो है वो एकदम ग्रेटेस्ट चोला रूलर थे। ठीक है, ये जो है वो शैवाइट थे, शिव भगवान को पूछते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये बाकी लोगों को मारपीट करना है, ऐसा नहीं था। ये बुद्धिज्म में भी, मतलब बुद्धिस्ट जो लोग थे उनको भी कुछ नहीं बोलते थे, उनके साथ भी बहुत प्यार से रहते थे। वैष्णवाइट जो थे उनके साथ भी प्यार से रहते थे। तो दीज आर द टाइटल जो इनको मिले थे। ठीक है, दीज आर द टाइटल। अब इन्होंने जो है बहुत सारी लड़ाई लड़ी, इनके लिए बोला जाता है कि राजा चोला जो थे, ये जो थे वो जाके श्रीलंका को एनेक्स कर लेते हैं। ठीक है, और फिर अपना कैपिटल वहीं जाकर के शिफ्ट कर लेते हैं। उसके बाद श्रीलंका को कैप्चर किया, तो अगला जो है वो मालदीव्स को कैप्चर करते हैं। तो इस हिसाब से देखो ये इधर बढ़ रहे हैं, नॉर्थ की तरफ नहीं बढ़ रहे। अभी एक बंदा आएगा जो नॉर्थ की तरफ भी बढ़ेगा। अब जब वो नॉर्थ को ब्रेक करेगा ना, तो फिर उसके बाद लड़ाई चालू होती है। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स जो आपको याद रखना है, इसको याद रखना, किसी और को याद ना रखो। पन्नियल सेल्वन, ये नाम याद रखना, एग्जाम में आ गया तो आपको थोड़ा सा होगा कि आपने तो ये कभी पढ़ा ही नहीं है। इसके टाइटल से इतना तो सवाल अभी तक नहीं बना है, बट हाँ अगेन क्योंकि ये बहुत ही बड़े रूलर हैं तो इनसे बन सकता है। तो जयन कोंडा तो आप याद रखो, और मुमुड्डी कोंडा तो आप याद, चोला ये याद रखो। ये आप भूल जाते हो ना, सिवा प्रदेश का, तो इससे आपको तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट मुमुड्डी, चोला। एंड आई एम सॉरी अगर मेरा तमिल, मेरी साउथ इंडियन एक्सेंट खराब है, क्योंकि मेरा वो टंग नहीं है। तो अगर कोई साउथ इंडियन है यहाँ पे तो आई एम सॉरी, बट मैं इसको इंग्लिश में प्रोनाउंस कर रही हूँ।
ठीक है। अब है राजेंद्र चोला, जो आपके लिए एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको बोलते हैं गंगाई कोंडम। ठीक है, गंगाई कोंडम। अब भैया इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ना, ये ऊपर की तरफ अटैक करेंगे। गंगाई कोंडम मतलब ये वैसे राजा थे जो गंगा तक पहुंच चुके थे, मतलब गंगा मतलब बंगाल, मतलब आपका नॉर्थ, ये इधर अटैक कर रहे हैं, ये इस तरफ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इनको ऐसा बोला जाता है कि एक ऐसा टाइम था कि इन्होंने उधर अटैक किया एंड दे कि जो महिपाल हैं बंगाल के, उस टाइम पे महिपाल वन राजा थे, उसको इन्होंने हराया और ये ऊपर की तरफ बढ़े। और ऐसा बोला जाता है कि एक टाइम ऐसा था कि इन्होंने अपनी जो टेरिटरी है वो नॉर्थ में गंगा तक पहुंचा दी थी। दैट्स वाई इनको ऐसा बोलता है गंगाई कोंडा चोलापुरम, मतलब वो इंसान जो गंगा को जीत करके आया है। ठीक है, तो इस तरह से, और इसी नाम से ये जो है अपना एक टेम्पल भी बनवाएंगे। ठीक है, इसी नाम से ये टेम्पल भी बनवाएंगे। राजेश्वरम टेम्पल भी इन्होंने बनाया है, एक गंगा कोंडा चोलापुरम भी टेम्पल ये बनाएंगे। तो टेम्पल्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि टेम्पल आपको यहीं से उठ करके सवाल, टेम्पल का तो यहीं से आकर के बनता है। ठीक है, तो श्रीलंका एनेक्स किया, पूरी तरीके से एनेक्स किया। एक श्री विजय करके किंगडम था, उसको एनेक्स करते हैं। ठीक है, तो आपको गंगा वाला याद रखना है, सब भूल जाओ, लेकिन इनके लिए गंगा के सवाल आते हैं। ये एक बार तो उठा के यूपीएससी पूछ लेती है, ये आई थिंक आरसीए में भी पूछ रखा है कि गंगा कोंडा चोलापुरम कौन। ठीक है, ये इरिगेशन टैक्स वाला भी हिसाब है, ये मैं अभी आगे बढ़ाती हूँ। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लास्ट वाले तो कभी पूछे नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। देखो, चोला किंग्स ना हमेशा जो ऐसा था कि दे वर लाइक डिवाइन पावर, मतलब भगवान वाला पावर है ना। तो उनको ऐसा बोला था कि वो लोग ना जब भी राजा वाजा बनते थे तो वो अपना ना देवा टाइटल जोड़ते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे चल रहा है ना कि हाँ जिले इलाही बादशाह, ये बादशाह वो, तो वहां पे देवा चल रहा है कि राजा। ठीक है, तो अगेन जो चोला एम्पायर है, मेडिवल टाइम है, सुप्रीम जो है कौन रहेगा? किंग रहेगा। ठीक है, और जो किंग है, किंग का बच्चा ही किंग बनेगा, ये हेरिडेटरी है यहाँ पर। ठीक है, तो अपना देवर नाम का टाइटल, और अगेन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हियर, जो आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि राजा को भैया सारी चीज की नॉलेज थोड़ी ना है, उसको एक्सपर्ट तो चाहिए। तो कुछ कुछ नाम है, जो हायर ऑफिशियल हैं उनको हम लोग बोलते हैं पेरुदनम, और जो छोटे वाले हैं उसको बोलते हैं सिरुदनम। जो छोटे ऑफिशियल, हायर ऑफिशियल मतलब जो बड़े बड़े कैबिनेट पोस्ट वाले हैं, उनको हम लोग बोले हैं कि पेरुदनम एंड सिरुदनम इज छोटा वाला ऑफिशियल। तो ये ऐसे करके डिवाइड करा। और ऐसा बोला जाता है कि चोला किंगडम एक ऐसा किंगडम था जिसने पहली बार इलेक्शन का सिस्टम स्टार्ट किया था मिडिवल इंडिया। ठीक है, इलेक्शन की बात अगर आपको कहीं पे कुछ इलेक्शन जैसा डेमोक्रेसी फॉर्म, इलेक्शन फॉर्म देखेगा, वो यहीं पे देखेगा। इन्होंने अपने विलेज को बहुत ही ऑटोनॉमी दी थी, मतलब इनके, ठीक है सेंट्रलाइज सिस्टम है, राजा के पास फुल पावर है, राजा स्टिल इज वेरी पावरफुल, बट विलेज जो है ना, इनका विलेज अपने हिसाब से काम करता था। तो यहाँ पे जो हमें ना वो देखते हैं ना कि जो गांधी जी ने बात बोली थी ना, कि जो आप डीपीएसपी में भी पढ़ते हो कि जो हाँ ग्रास रूट तक चीजें पहुंची, तो ग्रास रूट वाली डेमोक्रेसी आपको यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, अब ये लोग जो है, अब इनका जो प्रोविंस है, हाँ एक चीज मैं भूल गई थी आप लोग को बताना, वहां पे जो प्रोविंस थे मराठा किंगडम में, उसको प्रांत बोलते थे। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम था, उसको प्रांत बोलते थे। जो प्रोविंस थे उसको हम लोग प्रांत बोलते थे। ठीक है, अब जो अंपायर है उसको हम लोगों ने मंडलम, जो प्रोविंस है यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? मंडलम। उसके बाद हम क्या बोला? वलानाडु। वलानाडु इज लाइक सब, मतलब इट्स लाइक थोड़ा सा नीचे, मतलब प्रोविंस से नीचे आपका क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट तालुका, इस तरह से। उसके बाद नाडु। नाडु इज समथिंग दैट इज कॉल्ड सिटी एंड ऑल। तो आज भी ना तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु है आज भी, आप भी देखोगे वो नाडु है, वहां पे नाडु वाली चीजें ज्यादा है। हमारे यहाँ पे पुर और नगर ये सब होता है, वहां पे नाडु है। विलेज की मैंने बताया कि उनको ऑटोनोमस मिला था बॉडी, वो अपना काम खुद करते थे। ठीक है, अगेन सवाल आता है कि नाडु जो है उसको एडमिनिस्टर कौन करता था? तो गेस मान लेना, नटार जो है नाडु का एडमिनिस्टर करते हैं। एंड पेरियन नटार मतलब थोड़ा बड़ा वाला, पेरिया मीन्स बड़ा होता है तमिल में। ठीक है, बड़ा को बोलते हैं पेरिया। तो आप ऐसे गेस कर लेना, पेरिया नटार ऑब्वियसली वलानाडु। ठीक है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा इतना, मतलब जितनी ऑटोनॉमी विलेज को थी उतनी इनको नहीं थी। ठीक है, लेकिन ये फिर भी अपने हिसाब से काम करते थे, बट इतनी ऑटोनॉमी नहीं थी। तो अगेन टाउन इज लाइक नगरम, और जो गवर्न करता था वो नगराटार, ये आप गेस कर लो।
विलेज जो है वो विलेज असेंबली होती थी। सभाज, सभाज जो है वो वैदिक टर्म है, ठीक है। वैदिक में पहली बार जो आपका जो वैदिक पीरियड है वहां पे इस्तेमाल हुआ है कि सभा होती थी। तो वहां पे सारे जो विलेज के लोग होते थे वो आकर के बैठते थे और वो लोग वहां पे असेंबली, ठीक है, अगेन असेंबली ना, एक जगह पे जुटना, असेंबली इज कांग्रेस। तो वहां पे बैठ के जुटते थे और वो लोग अपने डिसाइड करते थे कि हमारे गांव में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सेल्फ गवर्नेंस आपको कहीं पे भी दिखाई देता है मिडिवल इंडिया के अंदर विलेज में, तो आपको एक ही किंगडम लगाना है, दैट इज आपका चोला किंगडम, ठीक है। और उत्तमेरूर इंस्क्रिप्शन में ऐसा लिखा गया है। उत्तमेरूर इंस्क्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तमेरूर इंस्क्रिप्शन में चोला के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो उत्तमेरूर अगर आप ध्यान में रख सको तो आप रखना, एग्जाम में सवाल आते हैं उत्तमेरूर कहाँ पे है क्या है। अब विलेज कैसा है, ठीक है। और वो विलेज है जहाँ पे सारे कास्ट के लोग रहते हैं। अग्रहार वो विलेज है जहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण्स रहते हैं और ब्राह्मण को बोला गया कि तुम टैक्स नहीं देना। तुम टैक्स क्यों नहीं देना? क्योंकि भैया तुम रिलीजियस पर्सन हो, तुम कमाते थोड़ी ना हो, तुम तो मंदिर मस्जिद में जो मंदिर में जो है तुम वो पूजा कर रहे हो, तो उनके पास इतना वेल्थ नहीं होता था। तो इसलिए अग्रहार जो है ना, फ्री लैंड को भी बोला जाता है कि वो टैक्स फ्री लैंड है, ठीक है। तो वहां से उनको टैक्स नहीं देना था। अगेन देखो आप ना पूरे टाइम देखना कि ये जो साउथ की जो किंगडम्स हैं, जो हिंदू किंगडम्स है, वो ब्राह्मण को लेकर के लीनियंट होते हैं, ठीक है। 2-3 रीजन है। पहली बात तो एक तो कास्ट में सुप्रीम है, और दूसरी चीज ये है कि जो जब भी आपका कोरोनेशन होगा, ठीक है, आपका राज तिलक होगा या कुछ भी होगा, आप किसको बुलाओगे? आप ब्राह्मण्स को बुलाओगे। तो ब्राह्मण्स का सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्राह्मण आर द अपर क्लास। तो इनको हमेशा टैक्स से एग्जेम्प्ट रखा गया है। बहुत जगह पर आप देखो कि वैदिक टाइम से ये चीज चला रहा है, ठीक है। तो ये जो है वहां पर अब इनका जो विलेज है, इनका एक इलेक्शन प्रोसेस है, उसको हम लोग बोल रहे हैं कोटा वोलाई सिस्टम। अब यहाँ पे क्या है, अभी क्या है कि आप 18 साल के हो तो आप वोट कर सकते हो। वहां पे क्या है कि आपके पास इतना प्रॉपर्टी होना चाहिए और आप पढ़े लिखे होने चाहिए, तभी आप वोट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी बोला कि आप जो है आप कमेटी बनाओगे, ठीक है। सभा जो है उसको 6-6 कमेटी में डिवाइड किया कि जितनी अलग अलग कमेटी है सब अलग अलग काम करेगी, ठीक है। मतलब एक कमेटी बनाई थी उसके लिए, टैंक के लिए, कि जो उसमें गांव में जो टैंकी लगा होता है उसके लिए एक कमेटी बनाई थी। और जो इलेक्टेड मेंबर होगा वो 3 साल के लिए ही होगा और वो री इलेक्ट नहीं हो सकता। देखो कितनी अच्छी डेमोक्रेसी उस टाइम पर लोगों ने, सेल्फ गवर्नेंस का जो मॉडल था वो तैयार कर दिया कि 3 साल में तुम इलेक्शन दो, इलेक्शन काम करो, उसके बाद तुम जाओ, फिर किसी और को मौका मिलेगा, ठीक है। अगेन महासभा वही जो कि सारी लैंड डिस्प्यूट्स और ये सब के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। टैंक कमेटी देखो अगेन आ गया कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्ट फॉर द एग्रीकल्चर, इसके तक कमेटी इन्होंने बनाई थी। तो डिफरेंट कमेटी ये बनाते हैं, इतनी छोटी लेवल पे, विलेज लेवल पे ये चीज बनाते हैं। अब जो मिलिट्री है, तो ऑब्वियसली आप देखो कि तमिलनाडु की पोजीशन क्या है। तमिलनाडु की पोजीशन एकदम साउथ में है, दोनों साइड, मतलब आपको इस साइड पे उसके पूरे वाटर दिख रहा है। तो दे हैव पावरफुल नेवी, एंड पावरफुल नेवी है तभी ये मालदीव्स जाके लड़ पाए, तभी ये श्रीलंका को कैप्चर कर पाए, तभी ये एक टाइम पे जावा, मात्रा, पूरा इंडोनेशिया की जो आइलैंड्स है वहां तक जाकर के कैप्चर कर पा रहे हैं। तो दीज आर द नेम्स, आई डोंट नो, बट एक बार को ऐसा था कि कोई एक नेम पूछा है मिलिट्री में, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कि ये क्या है, ठीक है। तो और ऐसा बोला जाता है कि वुमेन बॉडीगार्ड्स भी होती थी। और मैंने आपको विजयनगर में एक चीज कल नहीं बताई थी, विजयनगर इज द ओनली एम्पायर इन द इंटायर मिडिवल हिस्ट्री जिसने वुमेन को रिक्रूट करा है, मतलब वुमेन एम्प्लॉयमेंट थी वहां पर। ये आई थिंक लास्ट ईयर यूपीएससी ने ये सवाल पूछा था। तो ओनली ऐसा इकलौता विजयनगर किंगडम है जो वुमेन को रिक्रूट कर रहा है, बाकी किसी ने रिक्रूट नहीं करा। रानी का रोल है लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं है। यहाँ पर है कि ऑफिशियल अकाउंटेंट बन सकती है, अगर कोई लड़की चाहे तो अकाउंटेंट बन सकती है। दीज आर द थिंग्स जो कि सिर्फ विजयनगर अंपायर में और कहीं नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा रिक्रूटमेंट का कोई बड़ा प्रोसेस नहीं चल रहा। वो वहां पे बाकायदे अच्छे से रिक्रूटमेंट लेते थे, ठीक है। वहां पे वुमेन अच्छे से, जैसे आज है ना वुमेन नौकरी कर रही है, ऑफिस जाती, वैसे वहां पे था उस टाइम पर, ठीक है। तो ओनली है, आपको इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना है, कभी भूलना मत। अगेन देयर वाज अ लॉट ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन चोला, ठीक है। इराई इज अ लैंड टैक्स, ये आप याद रखना। एक बार और पूछा है, एक लैंड टैक्स है कलाम। कलाम इज द यूनिट ऑफ पैडी टैक्सेशन, वो जो क्या बोलते हैं उसको, चावल,
चावल के ऊपर टैक्स लगता था, 28 किलो चावल के ऊपर आपको 1 कलाम देना पड़ता था। दीज आर काइंड ऑफ लैंड मेजरमेंट थिंग। कलाम जो है लैंड मेजरमेंट थिंग कि 28 किलो का 1 कलाम है, इस तरह से यूनिट बांटी गई थी। और इराई के अलावा इसमें मैंने कभी एक सवाल नहीं देखा, इराई लैंड टैक्स में पूछा जाता है, ठीक है। बाकी सवाल आपको वहां से आते हैं, जब आप संगम हिस्ट्री पढ़ोगे टाइप्स ऑफ लैंड पूछता है कि जो डेजर्ट है उसको क्या बोलते हैं, जो पानी वाला है उसको कौन क्या बोलते हैं, वो वहां से पूछते हैं। जो टाइप्स ऑफ लैंड है वो वहां से पूछे। यहाँ पे टाइप ऑफ टैक्स में इराई पूछा है, ठीक है। अगेन और just a minute. इसमें आपको सिल्क वीविंग इंडस्ट्री है कांचीपुरम में, ये तो आप लोग को पता ही होगा, ट्रेड उनका कैसे होता था। हाँ, एक चीज और तो पता नहीं थी, हाँ, ट्रेड किसके साथ होता था। दे ट्रेडेड विद चाइना, सुमात्रा, जावा एंड अरेबिया, ठीक है। इनकी ट्रेडिंग कम्युनिटी थी, जैसे मैंने आपको कल बताया, बिजनेस मैन लोगों का एकजुट एक जगह पे समूह होता है, तो इनके गिल्ड बहुत पावरफुल थे। एक बार ये पूछा है कि जो इडांगाई गिल्ड थे ये कौन है, ये क्या इडांगाई क्या है, ठीक है। और इसके अलावा मुझे इससे सवाल तो सच दिखा नहीं, बट हाँ आपको ट्रेड याद रखना है। समटाइम दे गिव अ स्टेटमेंट कि हाँ बताओ इसका ट्रेड यहाँ से होता था कि नहीं होता था, ठीक है। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि सुमात्रा जावा पे तो ये रूल कर रहे थे, तो वहां से तो ट्रेड होगा ना, बट चाइना जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे, ये थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है, तो आप वहां पे गलती कर सकते हैं। तो ये चाइना भी है, अरब से तो सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो वो हम सबको पता है कि अरब से तो सबको ही ट्रेड कर रहा था, तो उसका इशू नहीं है। बट चाइना अगर आ गया ना तो आप एलिमिनेट कर दोगे उसको कि नहीं चाइना से नहीं ट्रेड कर सकते, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। सम टाइम यूपीएससी पूछ लेती है कि क्या ट्रेड करते हैं, तो वो आई डोंट थिंक सो वो बहुत ही टफ सवाल बनाना हो आपको तब आप बनाते हो, बट इतना टफ तो आई डोंट थिंक सो बनेगा। हाँ, एक आप रामायण याद रखो कि वहां की जो रामायण है, थोड़ा सा रामायण का ट्रांसलेशन है, उसको कंबा या कंबन रामायणम बोला जाता है, ठीक है। कंबन ने लिखा था इसीलिए उसको कंबन रामायण। तो आप लोग को ये चीज मैं बता दूं कि जो रामायण है उसको बहुत सारी हर जगह पे ट्रांसलेट करके लिखा गया है। जो उसको ऐसा बोला जाता है कि जो नॉर्थ ईस्ट की जो रामायण है ना, उसमें जो लक्ष्मण को मारा है, सॉरी जो रावण को मारा है वो लक्ष्मण ने मारा है। तो इतनी ज्यादा देखो, इतना मतलब इतना लिबरल, इतनी लिबरल ट्रांसलेशन हुई है इसकी रामायण की। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लगता है कि राम भगवान इज अ बुद्धिस्ट भगवान, तो वो जो है नॉन वायलेंस में यकीन करते, तो वो किसी को मार नहीं सकते, तो लक्ष्मण ने मारा है, नॉट राम ने। तो देखो इस हिसाब से इतनी लिटरेचर में इतने वेरिएशन है, तो आपको इतना ध्यान होना चाहिए। कंबन रामायण, अगर कंबन ने लिखी है वहां के लिए रामायण, दैट इज कंबा रामायण, और इसको रामावतरम भी बोलते हैं, जो उसका ट्रांसलेशन है तमिल में। अब देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो इससे सवाल जो आपकी आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बोलते हैं, मैं आपका एक क्लास जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में लेना था मुझे, मैं यहाँ पे ले रही हूँ। मैं आपको टेम्पल स्टाइल बताते रही हूँ। 2 मेजर टेम्पल स्टाइल हैं आपकी, एक द्रविडियन टेम्पल स्टाइल है और एक आपका नगर टेम्पल स्टाइल है। और जब इन दोनों का आप मिला देते हो, थोड़ा सा कंपोनेंट इससे लिया थोड़ा सा इससे लिया, दोनों को मिला के एक हाइब्रिड फॉर्म बनाया, उसको हम लोग विसारा टेम्पल स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। आपको टेम्पल स्टाइल पता होनी चाहिए, आपको टेम्पल किसने बनाया है, कौन से राजा ने बनाया है और टेम्पल कहाँ बनाया है, इतना आपको पता होना चाहिए। ये सवाल आते हैं, ये हर बार एक सवाल आपको नजर आ जाएगा चमकता हुआ कि हाँ कुछ पूछा है साउथ के टेम्पल। साउथ के टेम्पल्स आर द ह्यूज टेम्पल, सबसे बड़े बड़े टेम्पल आपको दुनिया में कहीं देखने को मिलेंगे, वो साउथ में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये ह्यूज क्यों बना रहे हैं? ह्यूज टेम्पल बनाने का ये मतलब होता है कि देखो, एक तो वहां के राजा अपने आप को क्या डिक्लेयर करते हैं, देवा, जैसे कोरोनेशन हो रहा है वो अपने आप को देवा बोलना स्टार्ट करे, तो वो मतलब बड़े बड़े टेम्पल्स बनाते हैं, वो अपनी वेल्थ को दिखाना है। जितना बड़ा, जैसे मुगल थे कि हमें इतना बड़ा बड़ा महल बनाना है, वो वेल्थ को दिखा रहा है। बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाने हैं, जितना आप बड़ा बनाओगे उतना देखिएगा कि आपके पास वेल्थ है। तो अगेन साउथ में भी ये चीज, जितना बड़ा बनाओगे आपका वो वेल्थ है, ठीक है। तो बृहदेश्वर टेम्पल है वो तांजावुर में है, उसको राजा राजावन ने बनाया है, ठीक है। प्लीज इसको रट लो, ये बहुत ही बेसिक बच्चों वाला फैक्ट है, बट हर बार आता है, हर बार एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, राजा राजा वन था कि राजेंद्र चोला वन था कि राजा राजा सेकंड था। उस टाइम पर आएगा तो उस टाइम पे आप हमेशा हमेशा कंफ्यूज होते हो, इसको प्लीज रख लो। अब गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल, ये स्टेटमेंट के साथ आया है लास्ट टू लास्ट ईयर आपका आरसीए में,
कि गंगाईकोंडा चोलापुरम जो है वो कहाँ की विक्ट्री को कॉमेमोरेट करने को बनाया था। ठीक है, ऑब्वियसली इधर गए थे, महिपाल को हरा करके आए थे, तो वहां से उसकी खुशी में यहाँ पर गंगाईकोंडा चोलापुरम बनाया। ठीक है, तो वो राजेंद्र चोलावन ने बनाया था। ठीक है, अब राजा सेकंड ने जो है इरावतेश्वर टेम्पल बनाया। तो ये आपको इस इरावतेश्वर टेम्पल जो है ना, उसके अंदर की जो कलाकारी है वो बहुत बढ़िया है, उसके लिए वो जाना जाता है। और दूसरी चीज, ये जो नटराज वटराज आप देखते हो ना, नटराज का जो वो कॉस्मिक डांस करते हुए नजर आते हैं, जो फेमस आइकॉन जो हमारी नटराज की उस पे भी होता था, पेंसिल बॉक्स पे होता था, वो इसी टाइम पे बनी है, वो चोला पीरियड में बनी। ठीक है, ब्रॉन्ज वैक्स स्कल्पचर इसी टाइम पे बनना स्टार्ट होता है। ये फेमस है जो आप चोला किंगडम के लिए आप रखोगे। मैं आपको द्रविडियन और अभी नगारा स्टाइल समझा दूंगी कि क्या होता है, तो एटलीस्ट आपके सवाल अगर आते हैं तो यहाँ से गलत नहीं। अब देखो, बहुत टाइम से इन लोगों ने टेम्पल के आर्किटेक्चर के ऊपर नहीं पूछा, ज्यादातर ये लोग नाम पूछते हैं। तो प्लीज जो भी टेम्पल है, जैसे गुजरात के 1-2 टेम्पल थे जिसमें बाढ़ आई थी काफी, तो आप जो करंट अफेयर्स में जो टेम्पल है उसका आप लोग आर्किटेक्चर देखोगे कि उसका आर्किटेक्चर किस फॉर्म का है, वो कहाँ है और किसने बनाया है। तो एक नोट्स बनाओ, उसमें से ये 3 चीज कर लो, आप उसको लिख डालो, आपको याद हो जाएगा। बस यही करना है, उससे ज्यादा सवाल नहीं आता है। अगर आपको इतना बेसिक भी पता होगा ना, मैं आपको बता रही हूँ, आप एलिमिनेट तो कर पाओगे। आप एलिमिनेट का ही सोचो कि आप एलिमिनेट तो कर पाओगे अगर आपने ये 3 बेसिक चीज कर ली है। और जो भी इंपॉर्टेंट टेम्पल रहे हैं इस बार, न्यूज में बहुत सारे टेम्पल रहे हैं इस बार से वापस से इंपॉर्टेंट आप पढ़ोगे। एंड हम्पी के टेम्पल आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आए दिन किसी ना किसी चक्कर में न्यूज में रहते हैं, तो आप उसको करोगे। ठीक है, अब जो सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, जो सबसे बड़ा, ऑब्वियसली कौन सबसे बड़ा क्लास कौन है, ब्राह्मण क्लास है। तो ब्रह्मदेया विलेज। ठीक है, ब्रह्मदेया विलेज अगेन वही विलेज है जो ब्राह्मण्स को दिया जाता है, जहाँ पे ब्राह्मण आराम से रहते हैं और जो जिस पे टैक्स नहीं पे करते हैं। ठीक है, अब इनका जो सिस्टम था उसको बोल रहे थे वर्णाश्रम सिस्टम। अगेन द राइट हैंड कास्ट और द लेफ्ट हैंड कास्ट, इनका इस तरह से मानना था कि राइट हैंड कास्ट है, लेफ्ट हैंड कास्ट है। उडुकुली जो है, उलुकुडी जो है, वो ज्यादातर जो फार्मर्स हैं, जो कल्टीवेटर्स हैं, उनको बोलते थे। ठीक है, आदि मैगल ये स्लेव्स हैं। ये एक आपको एक किताब भी मिलेगी मनी मैगलाई करके, तो आप उसमें आप इस चीज को समझोगे, वो मैं आपको आर्ट एंड कल्चर में इस चीज को पढ़ाऊंगी। और विमेन का ऐसा बोला जाता है कि देखो, विमेन जो थी उस टाइम पे सती होता था। देखो इंडिया में ना, आप इस चीज को समझो कि सती होता था, बट जितना हमें पढ़ाया गया ना कि सती होता था, उस लेवल पे सती नहीं होता था। सती ज्यादातर जो है, जो रॉयल लोग थे, इलीट क्लास थे, वो फॉलो करते थे सती को। अब देवदासी सिस्टम क्या होता है, देवदासी सिस्टम को एक टाइम के बाद बंद कराया गया। देखो स्टार्टिंग में देवदासी सिस्टम इज वेरी प्योर सिस्टम। वहां पे क्या होता है कि जो वुमेन थी वो मंदिर में सर्विस देती थी एज ए डांसर और म्यूजिशियन, और ऐसा बोला जाता है कि वो भगवान के लिए ना एकदम मंत्र मुग्ध होकर के नाच रही है। ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसा था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एक गलत फॉर्म ले लेता है। टू बी वेरी क्लियर, ये प्रोस्टिट्यूशन का फॉर्म ले लेता है। तो उसको बाद में धीरे धीरे करके बंद किया गया, बट स्टार्टिंग में ये सिस्टम सही था। और बाद में सिस्टम को बहुत ही ज्यादा, जब, क्योंकि ऑब्वियसली वुमेन टेम्पल को सर्विस देने गई थी, किसी और को नहीं, प्रीस्ट को सर्विस देने नहीं गई थी, तो ये धीरे धीरे करके सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया जाता है, और ये सिस्टम जो है पल्यूट हो जाता है। धीरे धीरे करके इसको बहुत सारे राजा जो है धीरे धीरे करके इसको फिर बंद करवाएंगे। वुमेन का अगेन रिक्रूटमेंट नहीं था, कंस्ट्रेंट था, बट हाँ समहाउ वुमेन जो रिलीजियस और कल्चरल अफेयर में थी। ठीक है, लेकिन रिक्रूटमेंट वगैरह इतना काम बढ़ चढ़ के नहीं था, तो लिमिटेड रोल आप इसका वुमेन का बोल सकते हो। सवाल ऐसे बनते हैं आजकल आपसे, जो है कंसेप्चुअल सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आपको तो लगेगा कि ये चोला किंगडम तो बहुत बढ़िया किंगडम था, हाँ वुमेन को भी बहुत बढ़िया राइट्स दिए होंगे। ऐसा कोई राइट्स नहीं था, बहुत लिमिटेड राइट्स थे, एंड मोस्टली जो राइट्स थे वो म्यूजिक, डांस और इसी सबसे रिलेटेड थे। Religion, again Vaishnav religions promoted by the Alvar Celt and Narayans, the Shivs, that is of Shivite, जो शिव को मानते हैं, वो यहाँ पे शैविज्म जो है वो काफी अच्छे से फ्लरिश हो रहा था। वैष्णविज्म एट द सेम टाइम दोनों फ्लरिश हो रहा था, बट ऐसा बोला जाता है कि शिवाइट ज्यादा जो है वो फ्लरिश हुआ है इधर। ओके, अब आ जाओ द्रविडियन स्टाइल पे। ठीक है, इसके बाद मैं क्लास एंड करूंगी, क्योंकि आपका एक आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक हो जाएगा। अब द्रविडियन स्टाइल जो है साउथ में बन रहा है। ठीक है, अब साउथ के टेम्पल्स, अगर अभी साउथ इंडियन मूवीज देखते हो आप, तो आपको दिखते हैं ना कि बड़े ह्यूज टेम्पल है, बड़े बड़े टेम्पल है। क्या चल क्या, इतने बड़े टेम्पल बना क्यों रहे हैं? ठीक है, आपको मैंने रीजन बता दिया।
कितने बड़े जो है वो रीजन ये क्यों बन रहे टेम्पल। अब ये जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ ये है टेम्पल है, इसको जो इसका बोलते हैं ना कि सबसे पीक टाइम, सबसे बढ़िया टाइम जो उसके स्टार्ट करने वाले जो पल्लवास थे, ठीक है। फिर उसके बाद चालुक्य किंग ने भी बनाया है इसी स्टाइल द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल को। उसके बाद जो चोला है ना, चोला ने एकदम यूनिक स्टाइल ऑफ टेम्पल, मतलब वहां पे द्रविडियन स्टाइल में भी उन्होंने बहुत ही ज्यादा जो है खर्च करना स्टार्ट किया एंड दे मेड अ टेम्पल लाइक ह्यूज ग्रैंड, वैसे टेम्पल बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो आपको कुछ कुछ याद रखना चाहिए कौन कौन से राजा ने बनाया, जैसे कि चालुक्यन किंग्स ने बनाया, पुलकेशिन सेकंड ऑफ कर्नाटका। ये जो रीजन है साउथ का रीजन है, जो आपको कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब में आपको द्रविडियन स्टाइल ऑफ स्ट्रक्चर ही दिखेगा। और आप नॉर्थ में आते हो, जो हमारे यहाँ के नॉर्थ के जो टेम्पल है उसको हम लोग नगारा स्टाइल बोलते हैं। अब बचा बीच बीच में ना, जो आपका गुजरात है, ये वाला पोर्शन है, वहां पे दोनों साइड से कुछ ना कुछ कल्चरली मिलेगा। तो वहां पे जो आपको टेम्पल देखने को मिलेगा, वहां पे विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल देखने को मिलेगा। 2-3 टेम्पल अगेन न्यूज में रहता है हर साल। इस बार कामाख्या टेम्पल ऑफ असम वो बहुत न्यूज में है, तो प्लीज उसको देख करके जाना। और 1-2 और टेम्पल है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। आप लोग प्लीज आर्ट एंड कल्चर का करंट अफेयर्स में टेम्पल जरूर देख करके जाना। अब आ जाओ, अब मेन फीचर्स क्या होते हैं। देखो द्रविडियन टेम्पल जो होता है ना, खुला नहीं होता, उसके आसपास ना पूरा वॉल होता है, मतलब बीच में टेम्पल रहेगा, पूरा पैक होता है। और जो एंट्री हॉल होती है उसको हम लोग बोलते हैं गोपुरम, जो गेटवे होता है, जो एंट्रेंस होता है, जहां से आप इंटर करते हो। समथिंग कुछ आप लोग को आवाज आ रही है? यस मैम। मैम ओके ओके, ठीक है। तो आप जहां से इंटर करोगे वहां पे एक बहुत बड़ा सा गेट बनाया, उसको बोला गोपुराम, ठीक है। तो गोपुराम, अगर सवाल आ जाता है कि गोपुराम क्या है, तो भैया गोपुराम कोई गोलू मोलू सा लड़का नहीं है, गोपुराम एक एंट्रेंस, ठीक है, बहुत बड़ा एंट्रेंस गेटवे है, जो कि मंदिर है, मंदिर के एकदम फ्रंट में है, ठीक है। ज्यादा जो साउथ इंडियन के जो टेम्पल हैं उसका जो एंट्री और एग्जिट रहता है वो सेम ही गेट से रहता है, ठीक है, मतलब फ्रंट में ही एंट्री एग्जिट रहता है, उनके 10 गेट नहीं है। तो बड़ा सा गेट बनाते थे गोपुराम, एंड गोपुराम को वो लोग बहुत अच्छे से डेकोरेट करते थे। उसके ऊपर बहुत सारी ना डोर कीपर्स वगैरह बनाते थे, जो द्वारपाल वगैरह हैं, ताकि खूबसूरत लगे, ठीक है। तो बहुत खूबसूरत तरीके से उसको इनकाफ करके वो बनाते थे। तो आपको 2 चीज ध्यान में हुई कि क्या गोपुराम किसको कहते हैं। अब ये लोग विमान बनाते हैं। अब इनका जो मेन टेम्पल होता है, जो टेम्पल है उसके टावर जो है ना ऐसे होता है, बिल्कुल एकदम ऐसा लगेगा कि पिरामिड है, स्टीप पिरामिड है ना, ऐसे करके आप देखते हो बड़े बड़े टेम्पल से। 1 मिनट, फोटो फॉर यू, देखो ये इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये इसको हम विमान बोलते हैं, ये इतना बड़ा है, ऐसे करके एकदम लग रहा है ना कि पिरामिड जैसा है कुछ, ठीक है, इसको हम लोग विमान बोलते हैं। तो ये हो गया। अब साउथ इंडिया, अब आपको ये चीज, ये जो विमान वाली चीज है ना, ये आपको नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलेगी, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में आपको ये नहीं मिलेगा। नॉर्थ इंडिया में बोलेंगे ये कैसा टेम्पल है, जो है शिकारा जैसा टेम्पल है, उसके ऊपर आमलोक है, ये है, फलाना है, ढिकाना है, वो सारी बातें बोलेंगे, ठीक, कलश है, ये नॉर्थ इंडिया में होता है, वहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। वहां पे अगेन जो गर्भगृह है, अब व्हाट इज गर्भगृह, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सैंक्टम सैंक्टोरम। जो मेन, जहाँ पे मेन मूर्ति रखी गई है, जहाँ पे मेन मूर्ति रखी गई, उसको हम लोग बोलते हैं गर्भगृह, ठीक है, उसी को बोला जाता है गर्भगृह। तो वहां उसका जो गेट होता है ना, उसके गेट के ऊपर ऑब्वियसली देखो भगवान है, तो भगवान के गेट के ऊपर डोर कीपर्स लगाएंगे ना, द्वारपाल लगाएंगे। तो वहां पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत इनकार करके वहां पर उनके एंट्रेंस गेट पे लगाया जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज जो द्रविडियन स्टाइल में है कि यहाँ पर आपको पानी का बहुत बड़ा रिजर्वायर मिलेगा टेम्पल के अंदर, जो नॉर्थ इंडिया में आपको नहीं मिलता, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में आपको नहीं मिलेगा, ये चीज सिर्फ आपको साउथ इंडिया में मिलेगी। और देखो जो ऐसा है कि जो टेम्पल्स हैं, जो गर्भगृह है, उसी के ऊपर सबसे बड़ा विमान बनेगा, जो मेन गॉड है उसी के ऊपर सबसे बड़ा विमान बनेगा। तो गर्भगृह इज द मेन टेम्पल, उसी के ऊपर सारे जो है इस तरह से बनेंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके ऐसे करके उसी के ऊपर सारे टेम्पल्स को बनाया जाएगा, मतलब विमान, लंबा विमान उसी के ऊपर बनाया जाता है। कुछ टेम्पल्स हैं, ये देखो, ये है आपका आई थिंक बृहदेश्वर टेम्पल, दिस वन, ठीक है।
ये आपके टेम्पल्स हैं जो आप देखो कि किस तरह से इसको बनाए गए। ये जो है ये इसको बोलते हैं पेडेस्टल, जो ऊंचा होता है, प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया जाता है टेम्पल्स को, उसको हम लोग पेडेस्टल बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ में इसका कुछ और नाम है, साउथ में इसके लिए कुछ और नाम यूज करते हैं। एक मिनट में आपको एक आर्किटेक्चर दिखाती हूँ, देखो दिस इज द टेम्पल। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट गेट, जो एंट्रेंस है वो गोपुराम है। ठीक है, ये आप लोग मेंस, आप लोग में से किसी ने अगर मेंस लिखा है या फिर आप लिखोगे तो आप ना ऐसे, जब टेम्पल आर्किटेक्चर पे सवाल आते हैं तो आप ऐसे छोटे छोटे डायग्राम, ये है तो आपको ज्यादा नंबर मिलते हैं। तो दिस इज गोपुराम, ये टेम्पल का एंट्री है। उसके बाद आप मंडपा, मंडपा इज लाइक अ हॉल जहाँ पे सारे प्रेयर्स वाले जो लोग हैं ना, कि हाँ वो वहां पे बैठ के प्रेयर करेंगे। गर्भगृह इज अ मेन सेंटर, जहाँ पे आइडियल है, जहाँ पे भगवान जी की मूर्ति लगी। अगेन दिस इज द विमान, एंड अगेन जो लंबा वाला जो पोर्शन है जो ऊपर है उसको हम लोग शिकारा बोल रहे हैं। ये थोड़ा लंबा सा ऑक्टागनल शेप का होता है। जो नॉर्थ में होता है वो कलश के शेप में होता है, घिरा हुआ होता है, ऐसे गोल करके होता है। तो ये डिफरेंस है शिकारा और विमान का यहाँ पर। और मैं आप लोगों को एक फोटो और दिखाती हूँ, देखो दिस इज द डिफरेंस, आपको अब डिफरेंस समझ में आएगा। ये है, ये विमान है इस तरीके के, यहाँ की विमान, यहाँ ये क्या है, शिकारा क्या है, ये कर्व है ना, ये आपको कर्व दिख रहा है। और यहाँ पे आपको मल्टीपल शिकारास दिख रहे हैं, मल्टीपल मंडप दिख रहा है। और एक जो है वो महामंडप है, जो कि जहां पर गर्भगृह है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे चार, जो नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल में होते हैं 4-5 मंडप होते हैं, लेकिन जो मेन भगवान का जो गर्भगृह होता है उसके ऊपर सबसे बड़ा मंडप होता है, सॉरी उसके ऊपर सबसे बड़ा जो है मंडप, हाँ मंडप बनाते हैं। ठीक है, जो मेन भगवान है, जैसे राम कृष्ण, जैसे राम भगवान की मूर्ति है, ठीक है, तो वो मेन मंडप हो गया। तो उसके ऊपर बड़ा सा, एकदम बड़ा सा शिकारा बनाएंगे। ठीक है, और जो उसके ऊपर ऐसे लग रहा है, अमालक बोलते हैं उसको, अमालक का ऊपर से लगाते हैं उसको, कलश भी बोला जाता है। तो उसको ऐसे करके ये दिस वन, ये, और ये जो है ये आपका बेस है, इसको हम लोग बोलेंगे प्लिंथ। ठीक है, अगेन इट्स अ प्लिंथ। ये आप डिफरेंस आपको अगर दिख रहा है तो आप देखो यहाँ पे नो मल्टीपल मंडप आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे मल्टीपल मंडप नहीं होता, जो गर्भगृह है उसी के ऊपर एक मंडप बनाया, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपको बेसिक डिफरेंस है जो नॉर्थ के टेम्पल में है और साउथ सदर्न स्टाइल। दिस इज नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल एंड दिस इज आपका जो है सदर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल। अब इन दोनों स्टाइल को मिक्स करके विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल बनाएंगे। विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल जो है, अगेन आपको दिख रहा है कि दो नॉर्थ में है, तो ये बीच में कहीं ना कहीं एमपी, गुजरात, वहां पे विसारा स्कूल ऑफ टेम्पल जो है, सोलांकी, विसारा, ये सब आपको नजर आएंगे। अब एक चीज और देखो, देखो हाउ इंटीग्रेट, देखो किस हिसाब से इंटीग्रेशन है, देखो ये द्वारपाल वगैरह देखो किस हिसाब से बनाया है। तो दिस इज द एग्जैक्टली द, बोलो कि आप बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटी है इसमें। अगेन नागारा, ठीक है, तो नागारा में मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों को समझ में आया है कि क्या है। देखो नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल ना एक दिन में नहीं, मतलब देखो टेम्पल्स जो होते हैं ना वो एक दिन में डेवलप तो नहीं होते, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेम्पल इवॉल्व होते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि एक छोटा सा स्टोन होता था, ठीक है, एक छोटा सा एरिया होता था, चकोर सा एरिया होता था, उसके ऊपर मंदिर बनाया, दैट इज द टेम्पल। फिर धीरे धीरे ओवर द पीरियड, गुप्ता पीरियड के टाइम से लेकर के धीरे धीरे करके ना टेम्पल आप इवॉल्व होता देखोगे, कि पहले एक ही मंडप होता था, पहले होता था कि एक यहाँ पे रियल मंडप है, उसके चार में अलग अलग मंदिर है, उसमें छोटे छोटे मंडप हैं। तो ये धीरे धीरे करके इवॉल्व होता था। तो नगरा स्टाइल इवॉल्व होने की बाद की स्टाइल है। अब मैं पढ़ा दूंगी, अभी तुम लोग बोलोगे मैम नॉर्थ में तो मैंने ये वाला देवगढ़ टेम्पल देखा, वहां पे तो कुछ नहीं था। तो वो गुप्ता पीरियड ऑफ टाइम की बात है। ठीक है, टेम्पल इवॉल्व हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इवॉल्वमेंट आप एकदम जब मेंस के लिए पढ़ोगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, अगेन आपको याद रखना है कि यहाँ पे वाटर टैंक का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे गोपुराम का कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे विमान का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे विमान का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो दीज आर द टेम्पल्स जो आपको ध्यान में रखने हैं यहाँ पर। ठीक है, सन टेम्पल, कोणार्क टेम्पल आपका मोढेरा के अंदर है, गुजरात में टेम्पल है आपके, कांद्रिया महादेव टेम्पल इन एमपी, ये आपको ध्यान में रखने हैं। आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत है, मैंने आप लोगों के लिए एक यहाँ पे इमेज भी डाल दी है, तो आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। ये विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा इसमें। ठीक है, अगेन विसारा स्टाइल ऑफ से सवाल आ सकते हैं इस बार, क्योंकि गुजरात के 1-2 टेम्पल में आई थिंक बाढ़ आई है, तो उससे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, अब किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई परेशानी है, तो आप लोग जल्दी से पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे क्लास खत्म करनी है। मैम एक बार आप शिकारा क्या है एक बार बताएंगे क्या? शिकारा इज दिस कर्व, विमान ऐसे है ना स्टीप,
शिकारा इज लाइक गुम्मद फॉर्म, दिस द ओवल, ये है ना, ये जो सेमी स्फीयर है, आप मेरा कर्सर देख पा रहे हो क्या, ये दिस इज द शिकारा, ठीक है। यहाँ पे इसको द टॉलेस्ट वन को हम विमान कह रहे हैं, यहाँ पे इसको शिकारा बोल रहे हैं, ओके। बाकी जो छोटे छोटे दैट इज मंडप, द बड़ा मंडप इज द शिकारा, ओके। मैम इसको हिंदी में शिखर बोलते हैं ना? हाँ, हिंदी में शिखर बोलते हैं, इंग्लिश में एक्चुअली संस्कृत का ट्रांसलेशन होता है ना, तो इसलिए ए लिखा जाता है। संस्कृत में चीजों को नीचे हलंत लगाते हैं ना, तो हलंत के चक्कर में ए आता है। दिस इज आमलक, हिंदी में इसको आमलक ही बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। मैम एक तो आप बता पाएंगे मंडापा मैम one question मैम, क्या है? एक बार में एक लोग बोलो In प्लीज। between the lecture, you said at one point that what is different from battle. Can you please, ma'am, differentiate between these two? आई एम नॉट एबल टू, व्हाट यू आर सेइंग। Ma'am, in between the lecture, at a point you said war is different from battle. Okay, I said war. I said at that time I said war. War is something that the state के बीच में होता है, that is war. Yes, And ma'am. that time there is no concept for war. There is no state na that time. So I like कि नहीं, the battle is the correct word that I would say. So, ma'am, can you differentiate between these two, like in 2 points or 3 points, that how Yeah, war this is different from battle, ma'am? देखो, war is between the state, and that time in medieval history there is no concept of state na. That Okay, time ma'am. there is no concept of state. So war is a modern term right now, and the battle is something that is, we can say, the clash form between the two territorial people. That is the lower form. The battle is again for the throne, but war is not for the throne. Okay, ma'am. Thank you. Got my point? Yes, ma'am. Anyone? ठीक है, अगर हो गई है क्लास तो आई एम ऑल्सो, मैं बोलते चुकी हूँ, ठीक है। आप लोग प्लीज अच्छे से पढ़ो एंड पढ़ते रहो, देखो हो जाता है चीजें। आप लोग का एग्जाम जो है बहुत करीब है, तो थोड़ी सी घबराहट होती है, जो पढ़ता है उसको होती है, तो होगी, कोई बात नहीं है, बट आप कंसिस्टेंसी रखो, हो जाएगा। एक बार मंडपा क्या है बताएंगे मैम? एक मंडपा, मंडप, दीज आर द मंडप्स। देखो, मंडप्स इज, मैं उसमें घुसी, ठीक है, मैं गेट से घुसी टेंपल में, जो आपको एरिया दिखता है जहाँ पे आप प्रार्थना करते हो ना, खड़े होकर के, है ना, दैट इज द मंडप। उसके आगे जो है भगवान होते हैं, तो भगवान वाला पोर्शन इज अ गर्भगृह, और बाकी जो हॉल है ना, प्रेयर हॉल जैसा है, दैट इज मंडप, ओके। तो यहाँ पे प्लेन है मंडप, यहाँ पे मंडप्स ऐसे हैं, 3-4 मंडप्स है, ओके, थैंक यू। क्लियर। इट्स लाइक अ हॉल जहाँ पे आप ना अपने उनको बैठाओगे, वर्शिपर्स को बैठाओगे, इट्स लाइक अ हॉल। गॉट इट मैम। गॉट इट, ओके, थैंक यू। मैम एक चीज थी, क्या आप ये सारे पीडीएफ्स को एक पीडीएफ बना के दे सकते हो? क्योंकि देखो, वो रिवाइज करने में इजी। मैंने बोला था कि मैं आप लोग को अपडेटेड वाला दूंगी, ठीक है, बट आप ही लोग जो हैं, आप लोग पूरे टाइम पीडीएफ करते रहते हो, तो दैट्स वाई मैंने दे दिया। ये वाला भी मैं आप लोग को शेयर करूंगी, आप लोग पीडीएफ के लिए टेंशन मत लो, जो अपडेटेड वाला होगा, ये वाला अपडेटेड है, ये मैंने कंप्लीट कर दिया। 1-2 चीजें मैं ऐड करूंगी, फिर मैं आपको जो लिस्ट है मराठा का, वो मैं ऐड करूंगी और आपको दे दूंगी, ठीक है। ये मैं पीडीएफ के लिए, आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है, पीडीएफ आप लोग को सब मिलेगा। पीडीएफ में अगर कोई पीडीएफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन आप मुझसे बोलोगे, पीडीएफ के लिए नहीं, ठीक है। ठीक है, मैं क्लास जो हूँ खत्म कर रही हूँ अब। ओके मैम। मैम एक रिक्वेस्ट थी। ओके मैम, थैंक्स। ओके, आपकी क्या रिक्वेस्ट है? हिंदी में मैम हेलो मैम। हाँ, बोलो, मैं सुन रही हूँ, बोलो। मैम एक रिक्वेस्ट थी मैम, आपकी सारी लेक्चर्स जब हो जाएंगी, आप जब सारा हिस्ट्री खत्म कर चुकी होंगी, तो मैम इम्पोर्टेंट PYQ चलवा दीजिएगा प्लीज। मैंने बीच में चलवाया है बेटा, और मैं एग्जाम्स में आपको बीच में टॉपिक वाइज कराते चलूंगी। मैंने एक दिन बोला भी है कि मैं एक दिन आपकी PYQ के आपकी क्लास लूंगी। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चलो, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट।